हेलो 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 हेलो। बेटा ऑडिबिलिटी विजिबिलिटी परफेक्ट है तो एक बार थंब से रिप्रेजेंट करो। गुड आफ्टरनून ऑल ऑफ यू, गुड आफ्टरनून बेटा, गुड आफ्टरनून। अगर ऑडिबिलिटी विजिबिलिटी परफेक्ट है तो एक बार थंब से रिप्रेजेंट करो, कंटिन्यू करते हैं। अच्छा, एक मिनट और। हम्म, अगर ऑडिबिलिटी विजिबिलिटी परफेक्ट है तो एक बार थंब से रिप्रेजेंट कर दो बस। हाँ, ओके ओके ओके। या दिल से आग लगा दो, एक ही बात है। ठीक है, दिल से आग लगा दो बस, समझ जाएंगे सब कुछ ओके है। और फटाफट खत्म करते हैं, एक सवा घंटे के अंदर, 1 घंटे में हो जाएगा कॉकरोच। ठीक है, 1 घंटे में हो जाएगा, 1 घंटे में बस आग लगा दो तेजी से। क्वेश्चंस का सेशन शायद कल सुबह मॉर्निंग में है। ठीक है, क्वेश्चन का सेशन मॉर्निंग में है, उसमें हम क्वेश्चन कराएंगे। सर आप दिखे तो टेंशन दूर नो डाउट बेटा, टेंशन होनी ही नहीं चाहिए। देखो, तैयारी तो हम एग्जाम की कर रहे थे। ठीक है, इतने सालों से आप, पूरी साल आपने मेहनत की, तो एग्जाम तो आएगा। ठीक है, और एग्जाम देना भी है। तो डर किस बात का, जब एग्जाम देना है तो तभी तो क्वालिफाई कर पाओगे, तो डर नहीं होना चाहिए एग्जाम का। ठीक है, नो डर। ठीक है, एकदम बिंदास हो गया एग्जाम दो यार। ठीक है, तो अच्छी तरीके से खेलोगे तो शायद अच्छा परफॉर्म करो, डर की वजह से खेलोगे तो डर के आप अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाओगे, ध्यान रखना। चलो बहुत सही, सुपर सुपर, लगा दी आग। ठीक है, अब स्टार्ट कर देते हैं। ठीक है, चलो सब कुछ सही है। कॉकरोच, घर घर में सभी जानते हैं कॉकरोच को। ठीक है, कॉकरोच को सभी जानते हैं, सब जगह मिल जाता है ये कॉकरोच। समझ रहे हो, ये कॉकरोच हर जगह मिल जाता है। ठीक है, समझ रहे हो, तो स्टार्ट करते हैं कॉकरोच। समझ रहे हो, स्टार्ट करते हैं कॉकरोच। आ जाओ। तो कॉकरोच की बात चल रही थी। ठीक है, तो एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग चलेंगे, एनसीईआरटी लाइन टू लाइन कंसेप्चुअल क्लियर करके आगे बढ़ेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करते हैं वेटेज। वेटेज तो पता ही है आपको, स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन इन एनिमल के अंदर आता है। और स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन का टोटल वेटेज 4 क्वेश्चन का है, जिसमें से 2 क्वेश्चन अकेले और अकेले। अच्छा, ये दूसरा वेटेज आ गया, कोई नहीं, इसको हटा देते हैं। ठीक है, कल ही बता दिया था मैंने, स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन का वेटेज कितना है, 4 क्वेश्चंस का वेटेज है। 4 क्वेश्चंस में 2 क्वेश्चन कॉकरोच और 2 क्वेश्चन टिश्यू। और टिश्यू में भी सबसे जो इंपॉर्टेंट पार्ट था वो था एपिथेलियल टिश्यू। क्लियर है बिल्कुल। तो कॉकरोच का एनसीईआरटी का एक पैरा है, उसमें साइज से रिलेटेड क्वेश्चन बन जाता है। ठीक है, नॉक्टर्नल होता है, ओमनीवोर्स है, और सब जगह पाया जाता है, ऑल ओवर बर्ड। ठीक है, साइज पर एक क्वेश्चन आता है, ये ध्यान रखना। कौन सी स्पीसीज जो आपको याद रखनी है, पेरीप्लेनेटा अमेरिका जो आपके सिलेबस में, उसको याद रखना है। ठीक है, एक दो पॉइंट है, जैसे कॉकरोच आर ब्राउन एंड ब्लैक बॉडी एनिमल दैट आर इंक्लूड इन क्लास फाइलम आर्थ्रोपोडा। ये हम जानते हैं भाई, कॉकरोच ऑर्थोपोड्स में आता है। ऑर्थो मतलब जॉइंटेड, पोडा मतलब लैग, जॉइंटेड लैग जहां पर होते हैं। ठीक है, ब्राइट येलो, रेड एंड ग्रीन कलर्ड कॉकरोच हैज बीन आल्सो रिप्रोड्यूस इन ट्रॉपिकल रीजन। ठीक है, समझ रहे हो, रिपोर्टेड इन ट्रॉपिकल रीजन। द साइज रेंज, ये है इंपॉर्टेंट। ठीक है, अगर कॉकरोच के साइज की बात करता है तो 1-4 इंचेस से लेकर के 3 इंचेस। सेंटीमीटर में बात करेगा 0.6 से लेकर के 7.6 सेंटीमीटर, यहां से क्वेश्चन बनेगा। कॉकरोच के साइज की बात करेगा तो आपको 1-4 इंचेस से लेकर के 3 इंचेस। सेंटीमीटर में पूछेगा तो 0.6 से लेकर के, समझ रहे हो, 7.6 सेंटीमीटर कॉकरोच की बात चल रही है, कॉमन कॉकरोच की बात चल रही है। अगर इसी में पेरीप्लेनेटा अमेरिकाना की बात करता है, पेरीप्लेनेटा अमेरिकाना की बात करता है, तो आपको साइज क्या ध्यान रखना है, 34 से लेकर के 53 मिलीमीटर। किसके केस में बात कर रहे हैं, पेरीप्लेनेटा अमेरिकाना। तो ये क्वेश्चन बन सकता है। अगर पेरीप्लेनेटा अमेरिकाना के साइज की बात करेगा तो 34 से 53 mm। नॉर्मल कॉकरोच की बात करेगा तो मैंने ऑलरेडी लिखाई दिया यहां पर। ठीक है, 1-4 इंचेस से लेकर 3 इंचेस। सेंटीमीटर में 0.6 से लेकर के 7.6 सेंटीमीटर, याद हो गया होगा। ठीक है, चलो इसके अलावा बात करते हैं भाई, इनके पास लॉन्ग एंटीना होते हैं, लैग्स होते हैं, सब डिटेल में पढ़ाऊंगा ये आपको हेड में। ठीक है, हाँ,
ये नॉक्टर्नल है, मतलब रात्रिचर है। ओमनीवोरस है, सर्वाहारी, सब कुछ खा लेता है भाई, कुछ भी ना मिले तो ये अपनी स्पीसीज, अपने बच्चों को भी खा लेता है, इतना दुष्ट है। ठीक है, सेम स्पीसीज के मेंबर को भी खा लेता है, इसलिए इसको बोलते हैं, समझ रहे हो, कैनिबैलिज्म। ठीक है, अपने ही मेंबर को खा लेना। ओमनीवोर सब कुछ खा लेता है। ठीक है, दैट लाइव इन डैम प्लेसेस, कहां मिलता है, डैम प्लेसेस पर मिलता है, थ्रू आउट द वर्ल्ड मिलता है। ठीक है, दे हैव बिकम रेजिडेंट ऑफ ह्यूमन होम्स, इसीलिए कह सकते हो ये कई टाइप के डिसऑर्डर के लिए वेक्टर का भी काम करता है, क्योंकि हमारे घरों में रहता है, हमारे आसपास रहता है, तो कई टाइप के डिसऑर्डर्स के लिए वेक्टर का भी काम करता है। जनरल इंफॉर्मेशन है, बाई चांस एक क्वेश्चन बन जाए तो पता होनी चाहिए। मॉर्फोलॉजी की बात करते हैं तो पेरीप्लैनेटा अमेरिकाना, अमेरिकन कॉकरोच, अमेरिका से आया था, उसके साइज पर फोकस करना। बॉडी की बात करते हैं तो उसकी बॉडी को 3 पार्ट में डिवाइड किया है, हेड, थोरैक्स, एब्डोमेन, बताने वाला हूं, उस पर ध्यान रखना है। ठीक है, तीसरी बात करते हैं भाई, इसके अंदर विंग्स मेल में भी होते हैं, फीमेल में भी होते हैं, पर मेल में विंग्स बियॉन्ड एब्डोमिनल कैविटी होते हैं, बियॉन्ड एब्डोमिनल कैविटी, विंग्स दैट, समझ रहे हो, बियॉन्ड द टिप ऑफ द एब्डोमिन, उसके भी पीछे होते हैं इन मेल्स। फीमेल में भी होते हैं पर फीमेल में छोटे होते हैं। ये क्वेश्चन बन सकते हैं इसके ऊपर, समझ रहे हो, सिर्फ ये क्वेश्चन बन सकते हैं। और डिटेल में बात बताने वाला हूं कि काइटिनस एक्सोस्केलेटन होता है, एक क्वेश्चन यहां से बनेगा, काइटिनस एक्सोस्केलेटन। ठीक है, इसके अलावा इसकी बॉडी को कुछ प्लेट्स में डिवाइड किया जाता है, इन प्लेट्स को स्क्लेराइड्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं, स्क्लेराइड्स, बताने वाला हूं उसके बारे में भी। ठीक है, एक्सोस्केलेटन पूरा डिटेल में समझाऊंगा। ठीक है, साथ में यहां पर अर्थरोइडल जॉइंटेड अर्थरोइडल मेम्ब्रेन के बारे में 3 पॉइंट्स में समझाने वाला हूं डायग्राम के अंदर, एक्सोस्केलेटन के अंदर। अगर एक्सोस्केलेटन की बात करते हैं तो डायग्रामेटिकली ज्यादा समझ में आएगा। ये किससे मिलकर बना होता है एक्सोस्केलेटन, काइटिनियस प्लेट, काइटिनियस प्लेट्स, ये एनसीईआरटी में दे भी रखा है। ठीक है, काइटिनियस एक्सोस्केलेटन मतलब काइटिनियस प्लेट, जिनको स्क्लेराइड्स बोल सकते हैं। ठीक है, काइटिनियस प्लेट जिनको हम क्या बोलते हैं, स्क्लेराइड्स बोलते हैं। ठीक है, काइटिनियस प्लेट, काइटिनियस प्लेट्स क्या बोलते हैं इनको, स्क्लेराइड्स। ये क्वेश्चन आ सकता है, स्क्लेराइड्स क्या होते हैं। ठीक है, अगर मैं इन काइटिनियस प्लेट्स की बात करता हूं तो इस पर भी क्वेश्चन बन जाता है काइटिनियस प्लेट के ऊपर। जैसे डॉर्सल प्लेट होती है, एक वेंट्रल प्लेट होती है, 2 लेटरल प्लेट होते हैं, डॉर्सल, वेंट्रल और लेटरल, डॉर्सल, वेंट्रल और लेटरल, समझ रहे हो ना, डॉर्सल, वेंट्रल और लेटरल, डॉर्सल प्लेट, वेंट्रल प्लेट और लेटरल प्लेट। डॉर्सल प्लेट, वेंट्रल प्लेट और लेटरल प्लेट, समझ रहे हो, ये चारों प्लेट आपस में जुड़े हुए होते हैं एक मेम्ब्रेन के थ्रू। ठीक है, यानी ये चारों प्लेट एक दूसरे के ऊपर आर्टिकुलेट कर सकते हैं, समझना मेरी बात, यानी जॉइंट्स हैं यहां पर। ठीक है, इस जॉइंट, इस मेम्ब्रेन को, जो इन जॉइंट्स को बनाने का काम करती हैं, इन ऑर्थो को बनाना का काम करती हैं, तो उसका नाम क्या रखा हमने, ऑर्थोरॉइडल मेम्ब्रेन। क्या बोलते हैं इसको, ऑर्थोरॉइडल मेम्ब्रेन। ठीक है, ऑर्थोरॉइडल, ऑर्थोरॉइडल मेम्ब्रेन। अच्छा, इन मेम्ब्रेन की वजह से ये प्लेटें एक दूसरे के ऊपर आर्टिकुलेट भी कर लेती हैं, तो इसका एक नाम और है, आर्टिकुलेटिंग मेम्ब्रेन, आर्टिकुलेटिंग मेम्ब्रेन्स, ऐसे भी बोल सकते हो, आर्टिकुलेटिंग मेम्ब्रेन ऐसे भी बोल सकते हो। ठीक है, तो ऑर्थोरॉइडल मेम्ब्रेन क्योंकि जॉइंट बना रही है, ये क्या है, जॉइंट, जॉइंट बना रही है, इसीलिए इसको ऑर्थोरॉइडल मेम्ब्रेन। ठीक है, ऑर्थोरॉइडल मेम्ब्रेन या आर्टिकुलेटिंग मेम्ब्रेन। ठीक है, अब इन प्लेट्स के नाम को भी याद कर लो तो मजा ही आ जाएगा। ये डॉर्सल प्लेट है, ये वेंट्रल प्लेट है, ये लेटरल प्लेट है। डॉर्सल को क्या बोलते हैं, लेटरल को क्या बोलते हैं, वेंट्रल को क्या बोलते हैं, ये नाम पूछे जाते हैं। तो ऐसे याद रखो, वेंट्रल साइड पर, अपने वेंट्रल साइड पर एक बोन होती है, क्या बोलते हैं इसको, स्टर्ना या स्टर्नाइट्स। वेंट्रल साइड पर जो प्लेट होती है इसको बोलते हैं स्टर्ना या स्टर्नाइट्स। क्लियर,
दोनों तरीके क्वेश्चन आएगा। तो वेंट्रल प्लेट जो होती है स्टर्नाइट्स या स्टर्ना भी बोल सकते हो, ठीक है। डॉर्सल साइड पर जो प्लेट होती है उसको आप बोलोगे टर्गाइट्स या टर्गा भी बोल सकते हो, या टर्गा। अच्छा, लेटरल साइड पर प्लेट होती है प्लूरॉन, प्लूरॉन लेटरल साइड पर प्लेट होगी प्लूरॉन, ये नाम पूछे जा सकते हैं। डॉर्सल, वेंट्रल, टर्गा, स्टर्ना। स्टर्ना स्टर्नम वेंट्रल साइड पर होता है, अपोजिट वाली टर्गाइट्स लेटरल साइड पर प्लूरॉन, याद रहेगा इसीलिए, ठीक है। ठीक है, यहां डॉर्सल और वेंट्रल प्लेट आपस में कुछ मसल्स के थ्रू कनेक्टेड भी होते हैं, ये कुछ मसल्स होते हैं जिससे डॉर्सल और वेंट्रल आपस में कनेक्टेड भी होते हैं, ये इनको हम बोलते हैं टर्गोस्टर्नल मसल्स, टर्गोस्टर्नल मसल्स। टर्गोस्टर्नल मसल्स, जो टर्गा को स्टर्ना से जोड़ती है उसी को बोलते हैं टर्गोस्टर्नल मसल्स। क्लियर है बिल्कुल, जो टर्गा को स्टर्ना से जोड़ेगी टर्गोस्टर्नल मसल्स, ठीक है, खत्म। तो इतना आपको ध्यान रखना है, टर्गोस्टर्नल मसल रेस्पिरेशन में हेल्प करते हैं, क्या करते हैं समझाऊंगा आगे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अब समझना ये जनरल बॉडी स्ट्रक्चर है, एक क्वेश्चन इस पर भी आया हुआ है, ठीक है। अगर ध्यान से देखो तो इसका एक प्लेट नजर आ रहा है, पूरी प्लेट है जो हमारे थोरैक्स के आगे के चैम्बर को कवर करती है, ठीक है, प्रोथोरैक्स को कवर करती है, इसको प्रोनोटम बोलते हैं। इट इज अ कवरिंग ऑफ प्रोथोरैक्स, प्रोथोरैक्स, ये पूछ सकता है, ये ध्यान रखना। प्रोनोटम नया क्वेश्चन बना नहीं है अभी तक। टैगमिना पर मैं हर साल बोलता था क्वेश्चन आएगा, लास्ट ईयर आ भी गया। टैगमिना हम 4 विंग्स को बोलते हैं, और हाइंड विंग्स आपके दे ही रखें, ठीक है। 4 विंग्स यहां, ये मैं समझा दूं, ये ऐसे समझोगे यार, नहीं 4 विंग्स यहां कनेक्टेड है, पीछे ऐसे कनेक्टेड होते हैं। एक्चुअली 4 विंग्स जो होते हैं वो मीजोथोरैक्स से जुड़ते हैं, और जो हाइंड विंग्स होते हैं बेटा वो मेटाथोरैक्स से जुड़ते हैं, मेटाथोरैक्स। और आगे वाली क्या होगी, प्रोथोरैक्स, प्रोथोरैक्स से विंग्स नहीं जुड़े होते, ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, ठीक है। बात बाकी का तो डिटेल बताऊंगा मैं, एंटीने हो गए, ठीक है, आईज हो गए, प्रोनोटम हो गया, प्रोथोरैक्स, मीजोथोरैक्स, ये प्रो हो गई यहां पर, ठीक है। फिर मीजो, मेटाथोरैक्स, ये एब्डोमेन हो गई, एनल सरसा, ये बताने वाला हूं मैं, और सब डिटेल बताने वाला हूं। मेन पॉइंट जो याद रखने हैं वो ये वाले हैं, यहां से क्वेश्चन आता है, और डिटेल में तो हम बात करेंगे ही। अब आता है बॉडी सेगमेंट। बॉडी को इतने पार्ट में डिवाइड कर सकते हो, 3 पार्ट में, हेड, थोरैक्स और एब्डोमेन, हेड, थोरैक्स और एब्डोमेन, ठीक है। अगर मैं हेड की बात करता हूं, पर एक बार क्वेश्चन ऐसे आया हुआ है इसलिए ध्यान रखना है आपको, एम्ब्रियो, क्योंकि एनसीईआरटी ने घुमा के पूछा भी है, और एडल्ट, थोड़ा आपको याद रखना पड़ेगा, एम्ब्रियो और एडल्ट की बात चल रही है। अगर मैं आपसे पूछूं कि प्रोथोरैक्स में नंबर ऑफ, हेड में कितने सेगमेंट होते हैं, एम्ब्रियो के अंदर कितने होते हैं, एडल्ट में, एम्ब्रियो में सिर्फ एक ही सेगमेंट होता है और एडल्ट में 6 सेगमेंट होते हैं, सॉरी, एम्ब्रियो में 6 सेगमेंट होते हैं और एडल्ट में सिर्फ फ्यूज होकर के एक ही सेगमेंट रह जाता है, यानी यहां सारे सेगमेंट आपस में फ्यूज हो गए और एडल्ट में एक सिंगल सेगमेंट रह गया। ये एनसीईआरटी में दे रखा है, एनसीईआरटी, ये एनसीईआरटी में दे रखा है, तो यहां से क्वेश्चन बन जाएगा एक, बस ये ध्यान रखना। हेड का फॉर्मेशन कितने सेगमेंट के फ्यूज होने से होता है, ये 6 सेगमेंट आपस में फ्यूज होकर के सिंगल हेड का फॉर्मेशन करते हैं। अगर मैं थोरैक्स की बात करता हूं, थोरैक्स में कितने, एम्ब्रियो में भी 3 और एडल्ट में भी 3, यानी वो कौन सा पार्ट है बॉडी का जिसमें एम्ब्रियो और एडल्ट में कोई फ्यूजन नहीं होता, नंबर ऑफ सेगमेंट इक्वल होते हैं, थोरैक्स। जबकि एब्डोमेन की अगर मैं बात करूं ना, तो एब्डोमेन में यहां पर 11 सेगमेंट और यहां पर 10 सेगमेंट होते हैं, यानी कितना सेगमेंट फ्यूज किया, सिंगल सेगमेंट फ्यूज किया। क्लियर है, यानी टोटल नंबर ऑफ सेगमेंट की अगर बात करोगे ना, टोटल नंबर ऑफ सेगमेंट की बात करोगे तो एम्ब्रियो के अंदर 20 सेगमेंट होंगे और एडल्ट के अंदर 14 सेगमेंट होंगे। क्लियर है बिल्कुल, टोटल सेगमेंट,
टोटल सेगमेंट्स। क्लियर है बिल्कुल। तो ये बॉडी सेगमेंट पर भी क्वेश्चन बन सकता है, बेसिक। ठीक है, ये एनसीईआरटी के 2 पैरा कंप्लीट हो जाते हैं। आगे आ जाओ। अब बात करते हैं हेड। अब एक एक करके पकड़ करेंगे। ठीक है, पहले हेड को कवर करेंगे। ठीक है, पहले हेड को कवर करेंगे, फिर थोरैक्स को कवर करेंगे, फिर एब्डोमेन को कवर करेंगे। ठीक है, पहले हेड वाला रीजन कवर करेंगे, फिर थोरैक्स वाला रीजन कवर करेंगे, फिर एब्डोमेन वाला रीजन कवर करेंगे। ठीक है, हेड, थोरैक्स और एब्डोमेन, हेड, थोरैक्स और एब्डोमेन। क्लियर है बिल्कुल। तो अब सबसे पहले हम हेड वाले रीजन की बात कर रहे हैं। अगर मैं हेड की बात करूं, समझने की कोशिश करना, अगर मैं हेड की बात करूं, कोई 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 चलो ऐसे मान लो। ठीक है, ये बॉडी है कॉकरोच की, ये इसका हेड है, ये हेड ऐसे जुड़ गया। ठीक है, तो हेड आगे से देखोगे ना, तो इस हेड को बनाने के लिए एक डॉर्सल प्लेट होगी, 2 लेटरल प्लेट होंगे, एक वेंट्रल प्लेट होगी और एक फ्रंट पर भी प्लेट लगी होगी। ठीक है, फ्रंट पर। तो इस तरीके से ध्यान रखना है, कॉकरोच के हेड को बनाने के लिए ऊपर जो प्लेट होती है वर्टेक्स, फ्रंट पर फ्रॉन्स, फ्रंट पर फ्रॉन्स, लेटरल साइड में जीना और लोअर साइड में ठीक है, आपको ध्यान रखना है यहां पर क्लाइपियस, लोअर साइड में क्लाइपियस, डॉर्सल, वर्टेक्स, वेंट्रल साइड में क्लाइपियस, लेटरल साइड में जीना, फ्रंट पर फ्रॉन्स। इससे मिलकर के पूरा हेड रीजन बन जाता है, पूरा हेड वाला रीजन बन जाता है। तो सारे प्लेट याद रहेंगे आपको, डॉर्सल, वेंट्रल, फ्रंट पर और लेटरल, डॉर्सल, वर्टेक्स, ठीक है, क्लाइपियस, जीना, फ्रंट पर फ्रॉन्स। अब क्वेश्चन एक आया हुआ है कि एक्चुअल में कॉकरोच के माउथ पार्ट किस प्लेट से जुड़े होते हैं। कॉकरोच के माउथ पार्ट बेटा नीचे कौन सी हो गई, नीचे हो गई वर्टेक्स, सॉरी नीचे कौन सी हो गई, क्लाइपियस से जुड़े होते हैं। ठीक है, वर्टेक्स तो ऊपर वाली हो गई। तो ये क्वेश्चन आया हुआ है, वेरी 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 इंपोर्टेंट। माउथ पार्ट अटैच विद क्लाइपियस। ठीक है, तो माउथ पार्ट किससे अटैच होते हैं, क्लाइपियस से। तो दिख भी रहा है, माउथ पार्ट ऑफ कॉकरोच अटैच विद क्लाइपियस। किस टाइप के माउथ पार्ट होते हैं, ये क्वेश्चन पूछा जाता है, वेरी 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 इंपॉर्टेंट। ठीक है, आप बोलोगे बाइटिंग एंड च्यूइंग टाइप के, खाने और चबाने वाले, क्लियर बिल्कुल। तो कॉकरोच के माउथ पार्ट बाइटिंग एंड च्यूइंग टाइप के होते हैं, खाने और चबाने वाले होते हैं, समझे। ठीक है, अच्छा माउथ पार्ट को डिवाइड करो, समझना। माउथ पार्ट में सबसे पहले अपना माउथ पार्ट देख लो, अपर लिप्स, लोअर लिप्स, दोनों के बीच में टंग, समझ रहे हो, अपर लिप्स, लोअर लिप्स, दोनों के बीच में टंग, अपर जॉ और लोअर जॉ, बस यही तो याद कर रखने हैं आपको। ठीक है, टंग को हाइपोफेरिंक्स बोलते हैं। ठीक है, अपर लिप्स को लैब्रम और लोअर लिप्स को लेबियम बोलते हैं। लेबलिंग अंदर होती है, लोअर लिप्स को लेबियम बोलते हैं, याद रखना, लैब्रम, लेबियम, हाइपोफेरिंक्स बीच में हो गई, मैक्सिला पल्प की फॉर्म में होता है, मैंडिबल चबाने वाले टीथ होते हैं। क्लियर है बिल्कुल। तो मैं लिख दिया कि माउथ पार्ट बाइटिंग एंड च्यूइंग टाइप के होते हैं, लैब्रम अपर लिप्स, लेबियम लोअर लिप्स। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन हमेशा इसी पर आता है, मानो वेरी 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 इंपॉर्टेंट। क्यों, लैब्रम लेबियम मैच करते हैं, अपर लिप लोअर लिप मैच करते हैं, और यही क्वेश्चन रखता है, यही गलती करके भी बच्चा आता है। तो मैंने बताया लेबियम लेबलिंग कहां होती है, अंदर होती है, तो लेबियम अंदर होती है, तो लेबियम मतलब लैब्रम, लेबियम लोअर लिप्स है, लैब्रम अपर लिप्स है। ठीक है, हाइपोफेरिंक्स याद रहेगा टंग, मैक्सिला और मैंडिबल, मैक्सिला अपर पल्प होते हैं, बड़े बड़े पल्प, मैक्सिलरी पल्प। ठीक है, सेंसरी पल्प आर प्रेजेंट, जबकि लोअर जो काइटिनियस टीथ होते हैं। ठीक है, अब जो मैक्सिलरी पल्प होते हैं ना, बड़े बड़े पल्प, ठीक है, सेंसरी पार्ट लगे होते हैं, ऐसे ही लैब्रम और लेबियम में से एक पार्ट होता है जिसके पास सेंसरी पल्प होते हैं। तो क्वेश्चन आता है, लैब्रम और लेबियम जो लोअर लिब होता है ना, इसको सेकेंडरी मैक्सिला बोलते हैं, क्योंकि इसके पास भी सेंसरी पल्प प्रेजेंट होते हैं, तो याद हो गया ना, कॉकरोच के हेड की बात कर रहा हूं, वर्टेक्स, क्लाइपियस, जेना, फ्रंट पर फ्रॉन्स, माउथ पार्ट अटैच विद क्लाइपियस, ये रखना है। ठीक है, दूसरा ध्यान रखना है कि माउथ पार्ट बाइटिंग एंड च्यूइंग टाइप के होते हैं, अपर लिप्स लैब्रम, लोअर लिप्स लेबियम को हम सेकेंडरी मैक्सिला भी बोलते हैं। और अगर हम दोनों के बीच में बात करते हैं, टंग्स हाइपोफेरिंक्स,
अपर और लोअर, भाई मैक्सिलरी पल्प लोअर मैंडिबल, मैक्सिलरी पल्प लोअर मैंडिबल, क्लियर बिल्कुल, यहां तक कोई डाउट शाउट नहीं। सेकेंडरी मैक्सिला, ठीक है, सेंसरी पल्प, बिल्कुल सही क्वेश्चन आएगा, तो ध्यान रखना आपको, यहां तक कोई डाउट शाउट है, ठीक है। अच्छा, टीथ किस टाइप के होते हैं? बाइटिंग एंड च्युइंग टाइप के होते हैं, बाइटिंग एंड च्युइंग टाइप के टीथ होते हैं, क्लियर है। अब डायग्रामेटिकली भी देख लेते हैं इस चीज को भाई, डायग्रामेटिकली भी देख लेते हैं, ठीक है। अगर डायग्रामेटिकली इसको देखते हैं तो समझना, ये एक तो इस पर डायग्राम आएगा, डायग्राम पे क्वेश्चन आएगा, ठीक है। ये तो ऑसिलस हो गया, सिंपल आईज बोलते हैं इनको, सिंपल आई। कंपाउंड आईज मेन आईज होते हैं फॉर विजन, एंटीने तो आपको समझ में आ ही रहे, ठीक है। अब यहां कंफ्यूजन होगा, ऐसे समझो, ये कॉकरोच इस तरीके से है, ठीक है, अपर और लोअर, तो आगे वाला होगा अपर लिप, लोअर वाला होगा, पीछे वाला होगा लोअर लिप, ठीक है भाई। ऐसे मुड़ूंगा तो आगे अपर पीछे लोअर आ गया, ठीक है। तो आगे वाला होगा लैब्रम, पीछे वाला होगा लेबियम। मैंडिबल, ये ऊपर वाले पार्ट मैंडिबल दिख रहे हैं, इसमें कार्टिनेज टीथ होते हैं, और जो पल्प दिख रहे हैं तो भूलोगे नहीं, ये मैक्सिलरी पल्प है, ये मैक्सिलरी, तो मैक्सिला आप आइडेंटिफाई कर लोगे, लैब्रम लेबियम आइडेंटिफाई कर लोगे, तो मैंडल बीच वाला पार्ट दिख रहा है आपको, ये मैंडिबल हो गया, क्वेश्चन में डाउट नहीं आएगा, ठीक है। इनका अरेंजमेंट इस तरीके से होगा, अगर रियल में कॉकरोच आपके हाथ में है और माउथ पार्ट का एक्सपेरिमेंट कर रहे हो, 12th में कराया जाता है, तो ऐसे ही होगा। ये तो लैब्रम हो गया, पर लेबियम लोअर लिप पर पल्प होते हैं, सेंसरी पल्प होते हैं, समझ रहे हो ना, तो ये भी सेंसरी पल्प है। सेंसरी पल्प ये भी हैं, और मैक्सिला पर भी सेंसरी पल्प लगे होते हैं, समझे। तो सेंसरी पल्प कहां कहां होते हैं समझ में आ गई होगी, ओके। यहां तक बताओ, यस या नो? अभी याद करा दूंगा सारा भाई, वेटेज देखो, 2 क्वेश्चन का वेटेज है, हल्की में तो लेना मत उसको, 2 क्वेश्चन का वेटेज है, हल्की में तो लेना मत। यस सर, सेंसरी पल्प, यस सर। सर जी 3D स्ट्रक्चर, वो 3D स्ट्रक्चर कॉकरोच का देखोगे, ठीक है। देखो 3D स्ट्रक्चर की जरूरत हमें पड़ती है 7th और 8th क्लास के बच्चों के लिए, हाँ। कुछ एनिमेटेड स्ट्रक्चर, एनिमेशन का मतलब चलते हुए, दौड़ते हुए, भागते हुए, ठीक है, वो मॉलिक्यूलर बायोलॉजी में और जेनेटिक्स के अंदर वहां उनकी रिक्वायरमेंट हो सकती है, पर वो भी 11th और 12th के बच्चों को, ठीक है। ड्रॉपर्स में, ड्रॉपर्स को चाहिए एकदम कोर कंटेंट, समझ रहे हो, कोर कंटेंट चाहिए ड्रॉपर को। तो अभी तो मैं ये सोच के पढ़ा रहा हूं कि सारे ड्रॉपर हैं, सारे अभी नीट 2023 देने वाले हैं, उनको परफेक्टली रिवीजन कराना है, समझ रहे हो ना, वो टारगेट है। तो उसके लिए तो यहां जरूरत नहीं है, नहीं तो कॉकरोच का 3D मॉडल देखना है तो अपनी किचन से पकड़ लाओ, कॉकरोच हर जगह मिल जाएगा कॉकरोच, ठीक है। चलो, तो यहां तक कोई डाउट शाउट नहीं है, हेड वाला रीजन एकदम क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। अब हेड में 2-3 चीजें हैं, पोजीशन, हेड की पोजीशन क्या होती है, अगर बॉडी का स्ट्रक्चर देखोगे ना, तो बॉडी के एक्सिस के ठीक 90 एंगल पर होता है, बॉडी एक्सिस के ठीक 90 एंगल पर हेड लगा होता है। तो अगर मान लो ये बॉडी एक्सिस है, ये बॉडी एक्सिस है, ये ऐसे, तो बॉडी एक्सिस के ठीक 90 एंगल पर, बॉडी एक्सिस के ठीक 90 एंगल पर ये हेड होता है, बॉडी एक्सिस के ठीक 90 एंगल पर ये हेड होता है, ये ऐसे, कितने एंगल पर? 90 एंगल पर, बॉडी एक्सिस के 90 एंगल पर ये आपको हेड का पोजीशन नजर आएगी। इसको बोलते हैं हाइपोगनेथा, हाइपो माने नीचे, नेथा माने जॉ, यानी ऐसा स्ट्रक्चर जिसके अंदर हाइपोगनेथस कंडीशन मिलती है, जिसका नेथा बॉडी एक्सिस से 90 एंगल पर मुड़ा हुआ होता है, उसको हाइपोगनेथस कंडीशन बोलते हैं, ठीक है। तो हाइपोगनेथस पोजीशन ध्यान रखनी है। अच्छा, मैं अगर बात करता हूं एंटीना, तो सेंसरी, इट इज अ सेंसरी पार्ट, एंटीना इज अ सेंसरी पार्ट, ठीक है। सेंसरी पार्ट होते हैं, 1 पेयर होते हैं, इन पर सेंसरी रिसेप्टर्स लगे होते हैं एंटीने के ऊपर, क्या करते हैं? मॉनिटरिंग द इन्वायरमेंट, इन्वायरमेंट को मॉनिटर करते हैं, ठीक है, इन्वायरमेंट को मॉनिटर करते हैं, यानी ये एंटीने सेंसरी होते हैं, ये सेंसेशन रिसीव करते हैं और अपने आसपास के इन्वायरमेंट को मॉनिटर करते हैं कि प्रे है या प्रेडेटर, दुम दबा के भागना है या लपक के खा जाना है, समझ रहे हो। तो ये काम मतलब एंटीने के रिस्पॉन्स, तो मॉनिटरिंग द एनवायरमेंट, हेल्प इन मॉनिटरिंग द एनवायरमेंट। अब आइज की बात कर रहे थे, ये भी तो सेंसरी पार्ट है। सिंपल आइज ऑसिलस 1 पेयर वेस्टिजल होते हैं, पर कंपाउंड आइज एक्चुअल में फंक्शनल होते हैं और जो विजन के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। तो कॉकरोच का विजन कैसा होता है? जितने भी नॉक्टर्नल होते हैं उनका विजन, भाई रात में देखने वालों को सांप नहीं दिखता,
क्लियर विजन नहीं होता, ठीक है, ओवरलिपिंग विजन होता है। पर कॉकरोच नॉक्टर्नल होते हुए भी इसका विजन ओवरलिपिंग नहीं होता, नॉन ओवरलिपिंग होता है, समझ रहे हो। एपोजिशन होता है, सुपर इंपोज नहीं होता, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आता है। कंपाउंडाइज वन पेयर होते हैं, यूनिट ऑफ कंपाउंडाइज, कंपाउंड का मतलब जो छोटे छोटे यूनिट के मिलने से बनता है, और उस यूनिट को क्या बोलते हैं, ओमेटिडिया। 2000 ओमेटिडिया प्रेजेंट इन ईच आईज, तो 2000 ओमेटिडिया प्रेजेंट इन ईच आईज। विजन कैसा होगा, मोजैक। मोजैक समझते हो, जो छोटे छोटे टुकड़ों के मिलने से बनता है, ठीक है, क्योंकि 2000 ओमेटिडिया है, तो अगर आप सामने चले गए ना, तो अपनी आंखों से ही वो आपको 2000 पार्ट में डिवाइड कर देगा। आप समझ रहे हो, हल्के में मत लेना उसको, ठीक है। आंखों से ही आपको 2000 पार्ट में तोड़ देगा, कौन, कॉकरोच, ठीक है, क्योंकि उसका जो विजन होता है मोजैक। बचपन में गेम भी खेला होगा आपने, कोई इमेज आती थी, उसके टुकड़े मिलते थे, हमें उनको जोड़ना होता था, जोड़ करके एक इमेज बनानी होती थी, उसको मोजैक बोलते हैं। मोजैक जो छोटे छोटे पीस के मिलने से बनता है, मोजैक। और इमेज की बात करते हैं तो इमेज कैसी होगी, एपोजिशन या सुपर इंपोज, आप बोलोगे एपोजिशन, नॉन ओवरलैपिंग, एकदम क्लियर होती है, नॉक्टर्नल होते हुए भी, ठीक है, नॉन ओवरलैपिंग, एकदम क्लियर होती है, नॉक्टर्नल होते हुए भी। अब बात करते हैं थोरैक्स, हेड वाला रीजन पूरा हो गया, एकदम क्विकली समराइज करता हूं। हेड में सबसे पहले हमने कवरिंग की बात की, वर्टेक्स, क्लाइपियस, जीना, फ्रंट पर फ्रॉन्स, माउथ पार्ट अटैच विद क्लाइपियस, बाइटिंग एंड च्यूइंग टाइप, लैब्रम, लेबियम, लेबियम को हम सेकेंडरी पल्प भी बोलते हैं, हाइपोफेरिंक्स, मैंडिबल और मैक्सिला, मैक्सिला में पल्प होते हैं और लेबियम में पल्प होते हैं, खत्म, ठीक है। इसके अलावा हमने बात की थी पोजीशन, हाइपोगनेथस 90 एंगल पर होता है। एंटीने मेन काम मॉनिटरिंग द एनवायरनमेंट, सेगमेंटेड होते हैं और सेंसरी नेचर के होते हैं, ठीक है, एंटीने भी क्लियर हो गए। आई, सिंपल आइज, कंपाउंड आइज, सिंपल आइज वेस्टिजियल है, वन पेयर है, ऑसिलस बोलते हैं। कंपाउंड आइज वन पेयर होते हैं, विजन के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, मोजैक विजन होता है। मोजैक जो छोटे छोटे इमेज के जुड़ने से जो बनता है वो मोजैक है, समझ रहे हो मेरी बात। और भाई रात्रिचर है, नॉक्टर्नल, फिर भी साफ सुथरा दिखता है, क्यों, क्योंकि इसका इमेज सुपर इंपोज नहीं होता, एपोजिशन होता है। कैसा होता है, एपोजिशन। अब बताओ यहां तक क्लियर हुआ या नहीं हुआ। फिर बात करते हैं थोरैक्स की, हेड वाला रीजन क्लियर, सुपर 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 सुपर, एकदम बढ़िया। अब बात करते हैं थोरैक्स की। अगर मैं थोरैक्स की बात करता हूं तो थोरैक्स में कितने सेगमेंट होते हैं, टोटल सेगमेंट थोरैक्स में, हेड में एक सेगमेंट होता है, थोरैक्स में 3 सेगमेंट होते हैं, तो 3 पार्ट में डिवाइड करेंगे, प्रोथोरैक्स, मीजोथोरैक्स, मेटाथोरैक्स। प्रो, मीजो, मेटा, किस किस में, प्रोथोरैक्स, मीजोथोरैक्स और मेटाथोरैक्स। तो 3 पार्ट में डिवाइड कर रहे हैं हम थोरैक्स को, फिर से बोल रहा हूं, प्रोथोरैक्स, मीजोथोरैक्स और मेटाथोरैक्स, ठीक है। तो थोरैक्स को हम 3 पार्ट में डिवाइड करेंगे, प्रोथोरैक्स, मीजोथोरैक्स और मेटाथोरैक्स। क्लियर है बिल्कुल, ये मतलब समझ रहे हो, डायग्राम मेरे थोड़े से अलग होते हैं, ठीक है, अलग का मतलब कंसेप्चुअल, ठीक है, वास्तविकता से कोई संबंध नहीं है, पर कंसेप्चुअल एकदम परफेक्टली ब्रेन में सेट होंगे, ठीक है। तो बॉडी थोरैक्स को 3 पार्ट में डिवाइड किया, मैंने बताया था, प्रोथोरैक्स के ऊपर एक प्लेट लगी होती है, कवरिंग होती है, क्या बोलते हैं इसको, प्रोनोटम। प्रोनोटम इज द कवरिंग ऑफ प्रोथोरैक्स, मैंने डायग्राम में भी दिखाया था, प्रोनोटम इज द कवरिंग ऑफ प्रोथोरैक्स। क्लियर बिल्कुल। अब आगे बढ़ते हैं, अगर मैं विंग्स की बात करता हूं तो विंग्स प्रोथोरैक्स में नहीं होते, तो ऐसे याद रखो, प्रोथोरैक्स के आगे क्रॉस बना दो, तो प्रोथोरैक्स में विंग्स नहीं होते, विंग्स ओनली और ओनली मेटा, मीजो और मेटाथोरैक्स में होते हैं, प्रोथोरैक्स में विंग्स नहीं होते। जबकि लेग वन पेयर हर थोरैक्स के चैम्बर में होते हैं, इसलिए विंग्स 2 चैम्बर 2 पेयर होते हैं और लेग 3 पेयर होते हैं। क्लियर है बिल्कुल। तो मैं थोरैक्स की बात करता हूं 3 सेगमेंट, विंग्स की बात करते हैं 2 पेयर्स होते हैं, लेग्स की बात करते हैं 3 पेयर होते हैं, ठीक है। इधर मैं लेग्स को रिप्रेजेंट करूंगा, इधर मैं विंग्स को रिप्रेजेंट करूंगा, ठीक है। तो मीजोथोरैक्स में एक साइड दिखा रहा हूं, इधर भी बना सकते थे पर जरूरत नहीं है, एक साइड दिखा दो, 1 and 1, मेटा में 1 and 1। तो जो बड़े वाले विंग्स है ना, इनको 4 विंग्स बोलते हैं, इसको टैगमिना या इलाट्रा भी बोलते हैं, ठीक है। जबकि पतले वाले विंग्स होते हैं मेटा वाले, इनको हाइंड विंग्स बोलते हैं। अगर मैं एक्सप्लेनेशन की बात करूं तो जो 4 विंग्स होते हैं ना, ये बहुत मजबूत होते हैं, काइटिनियस होते हैं, काइटिनियस होते हैं, हार्ड होते हैं, स्ट्रॉन्ग होते हैं। मेन काम क्या है, फॉर प्रोटेक्शन,
फॉर प्रोटेक्शन ऑफ हाइंड विंग्स। भाई हाइंड विंग्स को प्रोटेक्ट करते हैं, ठीक है, हाइंड विंग्स को प्रोटेक्ट करने का काम करते हैं। फिर से बोल रहा हूं, ठीक है, प्रोथोरैक्स, मीजोथोरैक्स, मेटाथोरैक्स। प्रोथोरैक्स की अगर बात की जाती है तो प्रो, मीजो, मेटा। प्रोथोरैक्स की अगर बात की जाती है, समझो मेरी बात, तो इसमें विंग्स नहीं होते, पहली बात। मीजो और मेटा में विंग्स होते हैं, मीजो और मेटा में विंग्स होते हैं। क्लियर? बिल्कुल। प्रोथोरैक्स के विंग्स काइटिनियस होते हैं, हार्ड होते हैं, स्ट्रांग होते हैं, प्रोटेक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं हाइंड विंग। क्योंकि अगर हाइंड विंग की बात की जाए तो हाइंड विंग बहुत थिन होते हैं, मेम्ब्रेनस होते हैं, बहुत पतले, बहुत थिन, ट्रांसपेरेंट, ओनली फॉर फ्लाइट, उड़ने के लिए। कॉकरोच उड़ नहीं पाता पर कुछ उड़ लेते हैं क्योंकि उनके पास विंग्स बढ़िया होते हैं, ठीक है। हाइंड विंग्स थिन होते हैं, थिन, ठीक है, मेम्ब्रेनस होते हैं, ट्रांसपेरेंट होते हैं, फॉर फ्लाइट, फॉर फ्लाइट, उड़ने के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं भाई, उड़ान, ठीक है। तो इसके लिए कौन रिस्पॉन्सिबल होता है? इसके हाइंड विंग्स, मेम्ब्रेनस, सॉफ्ट। समझ रहे हो ना मेरी बात? तो विंग समझ में आ गए, 4 विंग्स, हाइंड विंग्स, 1 पेयर एंड 1 पेयर। प्रोथोरैक्स में विंग्स नहीं होते। अब लेग की बात कर लेते हैं। लेग, अपने लेग याद है ना, स्केलेटल सिस्टम, बस मैच कर दो, ठीक है भाई। इतना ध्यान रखो, सबसे पहले कॉक्सा, अपनी हाफ ऑफ पेल्विक को क्या बोलते थे? कॉक्सल। हाफ ऑफ पेल्विक कॉक्सल, तो इसकी भी पहली बोन कौन सी हो जाएगी? कॉक्सा। तो पहली कॉक्सा आ गई। फिर अपनी थाई बोन आ जाती है। थाई बोन को हम क्या बोलते हैं? थाई बोन को हम फीमर बोलते हैं। अपनी थाई बोन को हम क्या बोलते हैं? फीमर बोलते हैं। तो फीमर आ गई। पर एक एडिशनल बोन आ जाएगी, ट्रोकेंटर। ट्रोकेंटर इज द स्मॉलेस्ट बोन, ठीक है, स्मॉलेस्ट सेगमेंट कह सकते हो, स्मॉलेस्ट सेगमेंट। इट इज द स्मॉलेस्ट पार्ट है। सबसे स्मॉलेस्ट ट्रोकेंटर होता है जो कॉक्सा को फीमर से जोड़ता है। सबसे लॉन्गेस्ट टीबिया होती है, सबसे लॉन्गेस्ट टीबिया होती है। तो कॉक्सा, ट्रोकेंटर, फीमर, टीबिया, और फिर अपने एंकल्स में टार्सल होते हैं ना, यहां पर टार्सस होते हैं, समझ रहे हो? कार्पल रिस्ट में, टार्सल 7 एंकल्स में। तो यहां पर टार्सस होंगे, 5 होंगे, 5 सेगमेंट, छोटे छोटे 5 सेगमेंट होते हैं, जिनमें लास्ट सेगमेंट होता है क्लो, जिसमें लगा होता है एरोलियम। एरोलियम जिससे वैक्यूम जनरेट कर लेता है। समझ रहे? मूवी देखी आपने बादशाह? बादशाह सुना होगा आपने, बड़ी बढ़िया मूवी है। उसमें वो जासूस बना है, ठीक है, समझ रहे हो? जैसे वो व्योमकेश बख्शी आता था, ठीक है, एक समझ रहे, जासूस बनाया इसके अंदर। तो वो क्या करता था, शूज होते थे उसके पास, शूज पहन करके वो खड़ी दीवार पे चढ़ जाता था, ठीक है। तो बस ये अपने एरोलियम को एक्टिवेट करता है और खड़ी दीवार पे चढ़ सकता है, ठीक है, वैक्यूम क्रिएटर का काम करता है ये, ठीक है। तो लेग भी क्लियर हो गए। फिर से एक बार मैं समराइज करता हूं। थोरैक्स में कितने सेगमेंट होते हैं? 3, प्रो, मीजो, मेटा। प्रोथोरैक्स की कवरिंग को प्रोनोटम बोलते हैं, ये क्वेश्चन बन सकता है, ठीक है। थोरैक्स में मेनली विंग्स और लेग पर फोकस करना है। विंग्स 2 होते हैं, कौन कौन से? 4 विंग्स, हाइंड विंग्स। 4 विंग्स ध्यान रखना है आपको, इनको टेगमिना, इलाट्रा बोलते हैं। ये हार्ड होते हैं, स्ट्रांग होते हैं, काइटिनस होते हैं, और हाइंड विंग को प्रोटेक्ट, ढक के रखते हैं, ठीक है। जबकि हाइंड विंग की बात करते हैं, थिन होते हैं, मेम्ब्रेनस होते हैं, ओनली फॉर फ्लाइट। लेग की बात करते हैं भाई, पहला कॉक्सा, फिर ट्रोकेंटर, फीमर, टीबिया, ठीक है, और टार्सस। 5 टार्सस होते हैं, लास्ट में क्लॉ लगा होता है, उसमें भी पीछे एरोलियम होता है वैक्यूम जनरेट करने के लिए। याद हुआ या नहीं हुआ? फटाफट बताओ। थोरैक्स हमारी कंप्लीट होती है बेटा यहां पर। अब फाइनली हम बात करते हैं एब्डोमिन। एब्डोमिन, टोटल नंबर ऑफ सेगमेंट इन एब्डोमिन, एडल्ट के केस में 10 सेगमेंट। टोटल सेगमेंट कितने होंगे? 10 सेगमेंट होंगे, 10 सेगमेंट्स होंगे, टोटल 10 सेगमेंट्स होंगे, ठीक है। तो मैं लास्ट के सेगमेंट की बात करता हूं। तो लास्ट के सेगमेंट में ध्यान से देखो, यहां कुछ स्ट्रक्चर देखने को मिल रहा है आपको, ये स्ट्रक्चर देखने को मिल रहा है, ये जो मेल और फीमेल दोनों में है। जबकि एक स्ट्रक्चर देखने को मिल रहा है आपको, ये वाला, ये ओनली और ओनली मेल में प्रेजेंट है, फीमेल में नहीं होता। इसको बोलते हैं एनल स्टाइल। एनल स्टाइल,
स्टाइल यहां पर मेल, मेल स्टाइल, ठीक है, फीमेल स्टाइल नहीं है, ठीक है। यहां पर क्या है, एनल सर्काई। अगर एनल स्टाइल की बात करते हैं, एनल स्टाइल ओनली प्रेजेंट इन मेल, एनल सर्काई प्रेजेंट इन बोथ सेक्स, मेल एंड फीमेल, ठीक है। एनल स्टाइल की बात करते हैं, प्रेजेंट ओनली इन मेल, प्रेजेंट इन बोथ सेक्स, प्रेजेंट इन बोथ सेक्स, मेल में भी होते हैं और फीमेल में भी होते हैं, मेल एंड फीमेल, मेल और फीमेल दोनों में होते हैं, प्रेजेंट इन बोथ सेक्स, मेल और फीमेल दोनों में होते हैं, क्लियर है बिल्कुल। जो मेल और फीमेल दोनों में, दोनों सेक्स में प्रेजेंट है, ठीक है, वो एनल सर्काई है। एनल स्टाइल प्रेजेंट ओनली इन मेल, एक बात क्लियर है। यहां तक कोई डाउट शॉट है तो बताओ, एकदम जबरदस्त तरीके से क्लियर होना चाहिए, ठीक है। अब बात कर लेते हैं एनल स्टाइल के बाद, प्रेजेंट ओनली इन मेल, ठीक है। वन पेयर होते हैं प्रेजेंट ऑन 9th सेगमेंट, ये क्वेश्चन आएगा, वन पेयर प्रेजेंट ऑन 9th सेगमेंट, ये भी वन पेयर होते हैं, ठीक है, वन पेयर होते हैं, सेगमेंटेड होते हैं, सेगमेंटेड 10 सेगमेंट से मिलकर बने होते हैं, 10 सेगमेंट प्रेजेंट ऑन 10th सेगमेंट, सॉरी 10 नहीं 15 सेगमेंट, सॉरी 15 सेगमेंट, इतना पूछता नहीं है बता दे रहा हूं मैं, ठीक है। तो ये भी वन पेयर होते हैं, सेगमेंटेड होते हैं, ठीक है, वन पेयर, ये अनसेगमेंटेड होते हैं, अनसेगमेंटेड, प्रेजेंट ऑन 10th सेगमेंट, 10वें सेगमेंट पर लगे होते हैं, क्लियर बिल्कुल। प्रेजेंट ओनली इन मेल, प्रेजेंट इन बोथ सेक्स, मेल एंड फीमेल, पहला। वन पेयर प्रेजेंट ऑन 9th सेगमेंट, वन पेयर सेगमेंटेड प्रेजेंट ऑन 10th सेगमेंट, दूसरा। अनसेगमेंटेड, सेगमेंटेड, तीसरा। काम क्या करते हैं, अगर मैं स्टाइल की बात करता हूं, मेल में होते हैं, कॉपुलेशन के टाइम पर फीमेल वॉल्वा को ओपन करते हैं, कॉपुलेशन के टाइम पर फीमेल वॉल्वा को ओपन करते हैं, लाइक अ पीनियल सीटे, याद हो एस्केरिस में पीनियल सीटे थे मेल के अंदर, फीमेल वॉल्वा को ओपन करने का काम करते हैं, ऐसे ये भी यही काम करते हैं, ठीक है। तो हेल्प इन कॉपुलेशन, जबकि अगर मैं बात करता हूं एनल सर्काई की, तो इन पर साउंड रिसेप्टर लगे होते हैं, साउंड रिसेप्टर, यहां साउंड रिसेप्टर प्रेजेंट होते हैं, ठीक है, यानी कह सकते हो जो अर्थ के नीचे कोई भी मूवमेंट हो रहे हैं, ठीक है, वाइब्रेशंस होती है, उनको रिसीव करके आइडेंटिफिकेशन में हेल्प करते हैं, सेंसरी नेचर के होते हैं, बस इतना ही है इसके अंदर। अब एब्डोमेन में जेनाइटल पाउच की बात कर लेते हैं, जेनाइटल चैम्बर की बात कर लेते हैं एब्डोमेन के अंदर। तो एब्डोमेन में क्या मिलता है, जेनाइटल पाउच या जेनाइटल चैम्बर, समझना मेरी बात, जेनाइटल पाउच या जेनाइटल चैम्बर, ये मेल में भी होता है और ये फीमेल में भी होता है। अब क्वेश्चन कैसे कैसे बनते हैं समझो, पहले फीमेल की बात कर लेते हैं, फिर मेल से मैं कंपाइल करूंगा। फीमेल में चैम्बर कितने सेगमेंट के मिलने से बनता है, 7, 8, 9 वेंट्रल साइड पर, समझना। कॉकरोच है तो जेनेटल चैम्बर कहां होगा, नीचे तो होगा वेंट्रल साइड पर, तो 3 प्लेट फ्यूज हो जाती हैं, 7, 8 और 9 नीचे 3 प्लेट फ्यूज होकर के एक चैम्बर बनाती हैं, ठीक है। तो वेंट्रल साइड पर 7 जो प्लेट होती है सबसे बड़ी होती है और बोट शेप होती है, एनसीईआरटी ने दे रखा है, लार्जेस्ट होती है और बोट शेप होती है, आप समझ लो, लार्ज एंड बोट शेप 7th वाली। 8 और 9 इसमें फ्यूज हो जाती है वेंट्रल साइड पर और एक चैम्बर बनता है, इसको बोलते हैं जेनाइटल चैम्बर इन केस ऑफ फीमेल।
इस चैम्बर के भी दो पार्ट हो सकते हैं, एंटीरियर और पोस्टीरियर, वो मैं डायग्राम में दिखा सकता हूं, आपको ज्यादा अच्छे समझ में आएगा। मेल, तो मेल का चैम्बर ध्यान से देखो, सॉरी फीमेल, फीमेल का चैम्बर ध्यान से देखो। तो फीमेल के चैम्बर में जब ध्यान से देखोगे तो आपको यहां पर ऊपर वाला पार्ट तो एंटीरियर दिखेगा, नीचे वाला पार्ट आपको पोस्टीरियर दिखेगा। नीचे पी लिख देता हूं, ऊपर ए लिख देता हूं। तो ऊपर एंटीरियर है, नीचे पोस्टीरियर है। एंटीरियर वाले पार्ट में जेनाइटल चैम्बर, जेनिटल पोर भी खुलता है, कोलेटरल ग्लैंड भी खुलते हैं, और स्पर्मेथिका की ओपनिंग भी यहीं पर ही होती है। ये तीन ओपनिंग होती है एंटीरियर साइड पर पोस्टीरियर साइड पर गोनेपोफाइसिस होते हैं, प्लेट्स होते हैं, कोई ओपनिंग नहीं होती। ये दो चीजें बहुत पूछी जाती हैं, तो उसको मैंने रिप्रेजेंट कर दिया यहां पर, ठीक है। तो एंटीरियर साइड पर ओपनिंग ऑफ फीमेल जेनिटल पोर, ओपनिंग ऑफ स्पर्मेथिके, स्पर्मेथिके जो स्पर्म को रिसीव करते हैं, ठीक है, जो स्पर्म को रिसीव करते हैं, ठीक है, स्पर्मेथिके, एंड कोलेटरल ग्लैंड, कोलेटरल ग्लैंड, इन तीनों की ओपनिंग एंटीरियर साइड पर होती है, जबकि पोस्टीरियर साइड पर गोनेपोफाइसिस, इट इज अ काइटिनियस प्लेट। तो फीमेल की बात हो गई, अब मेल की बात कर लेते हैं, ठीक है। अगर मैं मेल की बात करूं तो मेल में थोड़ा सा टिपिकल सा लगेगा आपको, ठीक है, समझना। मेल के अंदर इसका फॉर्मेशन 9th प्लस 10th और 9th और 10th आप बोलोगे डॉर्सल साइड। डॉर्सल का मतलब हो गया नीचे स्टर्ना टर्गा, ठीक है, डॉर्सल यानी टर्गा, और 9th क्या हो गया, वेंट्रल स्टर्ना। यानी ऊपर की साइड 9th और 10th प्लेट फ्यूज करते हैं, और नीचे की साइड ओनली 9th प्लेट फ्यूज करके इसका फॉर्मेशन करती है। समझ रहे हो ना? ऊपर की साइड 9th और 10th प्लेट फ्यूज करते हैं, नीचे की साइड 9 प्लेट। तो सर ऐसा कैसे पॉसिबल है? ऐसे पॉसिबल है, ध्यान से देखो, 9 और 10th, 9th और 10th। जो चैम्बर बनेगा ना तो कुछ ऐसा बनेगा, ऐसा और ऐसा, यहां पर एनएस हो जाता है, ये चैम्बर बन गया। तो चैम्बर जब बनता है ना, चैम्बर बनेगा, नीचे से तो क्या होगा, ये होगा, ऊपर से दो सेगमेंट फ्यूज कर गए। अच्छा, देखो ऐसे, ऐसे और ऐसे, यहां पर एनएस आ गया। तो चैम्बर जब बनेगा ना तो ऐसा बनेगा, नीचे की साइड में तो सिर्फ 9th वाला सेगमेंट है, ऊपर की साइड में 9th और 10th है, तो ऊपर से थोड़ा ब्रॉड होता है, नीचे से नैरो होता है। समझ में आ गया होगा? इसलिए ऊपर डोर्सल साइड टर्गा 9 और 10 सेगमेंट फ्यूज करते हैं, वेंट्रल साइड पे ओनली स्टर्ना फ्यूज करती है, इस चैम्बर को बनाती है, इसमें यहां पर एनस होता है, ठीक है। तो मेल में चैम्बर का फॉर्मेशन किसके सेगमेंट के होने से होता है, समझ में आ गया होगा। इसमें भी आप डिवाइड कर सकते हो डोर्सल और वेंट्रल, या एंटीरियर पोस्टीरियर, एंटीरियर पोस्टीरियर। एंटीरियर साइड पर तो एनस होगा, पोस्टीरियर साइड पर काइटिन की प्लेट्स होती हैं, अभी दिखाऊंगा। जिसको हम एक्सटर्नल जेनाइटेलिया बोलते हैं। ये हो गया मेल के केस में चैम्बर, डायग्राम में भी दिखा सकते हैं, देखो ये समझने वाला पॉइंट है जो बच्चों को समझ नहीं आता। देखो यहां ये तो हो गया इसका एंटीरियर, तो नीचे वाला क्या हो गया, पोस्टीरियर। तो पोस्टीरियर साइड में आपको ये काइटिन के प्लेट्स दिख रहे हैं, इनको एक्सटर्नल जेनाइटेलिया बोलते हैं, टाइटिलेटर, लेफ्ट फेलोमियर, ठीक है, इधर वेंट्रल फेलोमियर, ये सब क्या है, ये ऑल आर एक्सटर्नल जेनाइटेलिया, स्यूडोपेनिस, ऑल आर एक्सटर्नल जेनाइटेलिया विच प्रेजेंट ऑन पोस्टीरियर एंड ऑफ जेनाइटल चैम्बर। एंटीरियर एंड की बात करते हैं, एनस, सिंपल, ठीक है। चलो ये बहुत इंपॉर्टेंट था, इस पर क्वेश्चन आता है और बहुत बच्चे कंफ्यूज भी रहते हैं। फिर कंक्लूड कर रहा हूं, जेनाइटल पाउच की बात कर रहे हैं, फीमेल में भी होता है, मेल में भी होता है। फीमेल में 7, 8 और 9 वेंट्रल साइड पर 3 प्लेट के फ्यूज होने से बनता है, 7 लार्ज होती है और बोट शेप होती है, क्लियर है। इसके भी एंटीरियर पोस्टीरियर पार्ट होते हैं, एंटीरियर पार्ट पर 3 ओपनिंग होते हैं, ठीक है, एक फीमेल गोनोपोर,
एक स्पर्मेथिका की और कोलेटरल ग्लैंड की ओपनिंग। पोस्टीरियर एंड पर ओनली एक्सटर्नल जेनाइटेलिया होते हैं, काइटिन की प्लेट। क्लियर है। अब मेल के अंदर ये 9 और 10 ऊपर की साइड में, नीचे की साइड में 9 सेगमेंट के फ्यूज होने से बनता है। इसमें एंटीरियर एंड पर एनस होता है, तो पर पोस्टीरियर एंड पर देखोगे तो काइटिनियस प्लेट होते हैं, इनको एक्सटर्नल जेनाइटेलिया बोलते हैं। कोई डाउट शाउट है तो मुझे बताओ। यस या नो? बताओ फटाफट, डाउट नहीं है तो तेजी से आग लगाओ, तेजी से। समझ में आ गया तो यस लिखिए। अच्छा, बच्चे ही लिख रहे हैं, बहुत बढ़िया। अरे बस दिल से तुम आग लगा दिया करो, बस और कुछ नहीं, दिल से आग लगा दिया करो, ठीक है। अच्छा, आज के सरप्राइज का थोड़ा सा हिंट, कुछ नहीं, सरप्राइज है, ठीक है। शायद सरप्राइज में मैं तो नहीं पहुंच पाऊंगा, और सब लोग होंगे, ठीक है, पर सरप्राइज है, हिंट नहीं देंगे, ठीक है। चलो ठीक है। नो 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 सर, आज के सरप्राइज का थोड़ा हिंट तो दे दो। नहीं, सरप्राइज है। ओके, सुपर सुपर, तुम्हारी यही तो आग, बस यही चाहिए और कुछ नहीं। अब बात करते हैं, एक पार्ट हमारा खत्म हो गया कॉकरोच का, पूरी की पूरी उसकी जो मॉर्फोलॉजी थी एकदम ब्रेन में सेट हो गई होगी। अब एटॉमी की बात कर लेते हैं। एनाटॉमी के अंदर हम सारे सिस्टम पढ़ेंगे, ठीक है। डाइजेस्टिव, रेस्पिरेटरी, एक्सक्रीटरी, नर्वस, रिप्रोडक्टिव। क्लियर है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कॉकरोच का डाइजेस्टिव सिस्टम, एलिमेंट्री केनाल। समझ रहे हो? एलिमेंट्री केनाल, तो एलिमेंट्री केनाल को हम 3 पार्ट में डिवाइड करेंगे। एलिमेंट्री केनाल को 3 पार्ट में, फोरगट, मिडगट और हाइंडगट, ठीक है। फोरगट, मिडगट और हाइंडगट। फोरगट, मिडगट और हाइंडगट, समझे? तो हमने सबसे पहले उसकी एलिमेंट्री केनाल को 3 पार्ट में तोड़ा, फोरगट, मिडगट, हाइंडगट। हमारी एलिमेंट्री केनाल भी तो 3 पार्ट में डिवाइड होती है, फोरगट, मिडगट और हाइंडगट। फोरगट में अपर वाला पार्ट आ गया, मिडगट में मैक्सिमम पार्ट आ गया, हाइंडगट के अंदर एनल केनाल वाला पार्ट आ गया, ठीक है। अब फोरगट की अगर बात करूं ना, 2-3 पॉइंट इस पर क्वेश्चन बन जाते हैं, मिडगट पे 2-3 पॉइंट और हाइंडगट पे 2-3 पॉइंट पे क्वेश्चन बन जाएंगे, ठीक है। तो अगर मैं फोरगट की बात करूं तो फोरगट का ओरिजिन क्या होगा, ये क्वेश्चन आएगा। फोरगट का ओरिजिन क्या होगा? ठीक है। मिडगट का ओरिजिन क्या होगा? हाइंडगट का ओरिजिन क्या होगा? अपने से मैच कर लो ना यार। हमारा फोरगट एक्टोडर्मल, हाइंडगट एक्टोडर्मल और मिडगट मिडगट एंडोडर्मल, तो बस वही याद रखना है आप, अपने से मैच कर लो। कोई एक्टो, एंडो, अगेन एक्टो। क्लियर? एक्टोडर्मल, एंडोडर्मल, एक्टोडर्मल, ठीक है। ओके, अब बात करते हैं, ओरिजिन समझ में आ गया। अब ओरिजिन की बात हम बात करते हैं, क्यूटिकल, बहुत इंपॉर्टेंट भाई। क्यूटिकल का फॉर्मेशन एक्टोडर्म से होता है, तो जहां एक्टोडर्म होगी वहां क्यूटिकल होगी, जहां एक्टोडर्म नहीं होगी वहां क्यूटिकल नहीं होगी, ठीक है। तो क्यूटिकल यहां पर प्रेजेंट होगी क्योंकि एक्टोडर्म प्रेजेंट है, क्यूटिकल प्रेजेंट होगी क्योंकि एक्टोडर्म है। यहां क्यूटिकल नहीं होगी क्योंकि यहां पर एक्टोडर्म नहीं है। ट्रिक से याद हो गया, ठीक है। अब तीसरा क्वेश्चन आएगा, फोरगट कहां से कहां तक होती है, ठीक है। फोरगट ओनली गिजार्ड तक होती है, ओनली गिजार्ड, ठीक है। माउथ से लेकर के गिजार्ड, माउथ टू गिजार्ड। हाइंडगट कहां से कहां तक होगी? हाइंडगट, तो हाइंडगट की अगर मैं बात करूं तो हाइंडगट होगी इलियम से लेकर के
रेक्टम। अब बचा मिडगट वाला पार्ट। तो मिडगट में तो एक सिंगल से छोटा सा पार्ट होता है जिसमें मैक्सिमम डाइजेशन और एब्जॉर्प्शन होता है, ठीक है, फॉर मैक्सिमम डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन, फॉर मैक्सिमम डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन। मैक्सिमम डाइजेशन और एब्जॉर्प्शन के लिए जो रिस्पॉन्सिबल होती है वो मिडगट होती है, ठीक है। कोई डाउट? यस या नो? यस या नो? अरे यार, इसमें पूछूं मैं भी वहां पूछ रहा हूं, ठीक है। हाँ, इलियम टू रेक्टम, बिल्कुल सही, इलियम टू रेक्टम, ठीक है। तो ये मेन पॉइंट क्वेश्चन यहां से मिल जाएंगे। अब एनसीईआरटी के डायग्राम से क्वेश्चन मिलते हैं। एनसीईआरटी का डायग्राम देखोगे तो एनसीईआरटी के डायग्राम में सलाइवरी ग्लैंड दे रखे हैं। सलाइवरी ग्लैंड, सलाइवरी ग्लैंड वन पेयर होते हैं, बाय लोब्ड होते हैं, जिसके अंदर ओनली और ओनली कार्बोहाइड्रेट डाइजेस्टिव एंजाइम होते हैं। ओनली और ओनली कार्बोहाइड्रेट डाइजेस्टिव एंजाइम, जैसे हमारी सलाइवा में ओनली स्टार्च डाइजेस्टिव एंजाइम होते हैं, ऐसे इसकी सलाइवा में ओनली कार्बोहाइड्रेट डाइजेस्टिव एंजाइम होते हैं। समझे? क्लियर है बिल्कुल। वन पेयर होते हैं, बाय लोब्ड होते हैं, डायग्राम में दिख रहा होगा, एक सलाइवरी ग्लैंड है इस साइड, एक इधर, तो टोटल वन पेयर हो गए। बाय लोब्ड है, एक एक के अंदर दो दो लोब होते हैं, ठीक है। ओनली स्टार्च डाइजेस्टिव या कार्बोहाइड्रेट डाइजेस्टिव एंजाइम रिलीज करते हैं। अब ये आगे जाकर के फेरिंग्स, और फेरिंग्स खुलता है ईसोफेगस, और ईसोफेगस एक स्ट्रक्चर बनाती है। ईसोफेगस एक स्ट्रक्चर बनाती है, इसको क्रॉप बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? क्रॉप। क्रॉप का मेन पर्पस क्या होता है? स्टोरेज एंड डाइजेशन ऑफ फूड। भाई यहां पर फूड इकट्ठा होता है क्रॉप के अंदर, और सलाइवा भी इसमें चली जाती है, तो सलाइवा के अंदर कार्बोहाइड्रेट का प्रॉपर तरीके से डाइजेशन होता है। यहां पर ओनली कार्बोहाइड्रेट का होता है, ठीक है। हाँ, पर कार्बोहाइड्रेट का मैक्सिमम डाइजेशन यहां हो जाता है क्योंकि खट्टा रहता है और सलाइवा में खट्टा होता रहता है, ठीक है। अब बात करते हैं क्रॉप किसमें खुलती है? गिजार्ड। अगर मैं गिजार्ड की बात करूं ना, तो गिजार्ड में एक दो नहीं, एक दो तीन, एक दो तीन, टोटल 3 पेयर यानी 6 काइटिनियस टीथ होते हैं गिजार्ड में, 6 काइटिनियस टीथ। अगर मैं गिजार्ड की बात करूं तो यहां 6 काइटिनस टीथ होते हैं। क्या काम है इन टीथ का? फॉर ग्राइंडिंग ऑफ फूड, ग्राइंडिंग ऑफ फूड, फूड की ग्राइंडिंग के लिए 6 काइटिनस टीथ होते हैं फॉर ग्राइंडिंग ऑफ फूड। क्लियर है बिल्कुल। चलो अब बात करते हैं हेपेटिक सिक्के। हेपेटिक सिक्के देर भी रखा है। हेपेटिक सिक्के, अगर मैं हेपेटिक सिक्के की बात करता हूं तो ये दिख रहे हैं ना आपको, ब्लाइंड ट्यूब्यूल, लगभग 7 से लेकर के 8 तक होते हैं। नंबर की बात करेंगे ना हेपेटिक सिक्के, 7 to 8 तक हो सकते हैं हेपेटिक सिक्के, ठीक है। ये डाइजेस्टिव एंजाइम रिलीज करते हैं, कार्बोहाइड्रेट के साथ साथ फैट और प्रोटीन, तीनों टाइप के डाइजेस्टिव एंजाइम रिलीज कर लेते हैं, ठीक है। रिलीज कार्बोहाइड्रेट, कार्बोहाइड्रेट, फैट एंड प्रोटीन, डाइजेस्टिव एंजाइम, डाइजेस्टिव एंजाइम्स। क्लियर है बिल्कुल। अच्छा, हेपेटिक सिक्के कहां मिलते हैं? ये ध्यान रखना है आपको, फोरगट और मिडगट के जंक्शन पर, प्रेजेंट बिटवीन फोरगट एंड मिडगट, फोरगट और मिडगट के जंक्शन पर मिलते हैं, ठीक है। अब आ जाओ यहां तक, भाई हमारा ऊपर वाला पार्ट खत्म। अब ये मीजेंट्रॉन चालू होती है। मीजेंट्रॉन, मिडगट का मतलब होता है मीजेंट्रॉन। मीजेंट्रॉन या मिडगट एक ही बात है, मीजेंट्रॉन या मिडगट एक ही बात है, मीजेंट्रॉन बोलो या मिडगट बोलो, ठीक है। अब जब खाना एंटर करता है मीजेंट्रॉन में, ये फूड एंटर कर गया मीजेंट्रॉन में, तो मीजेंट्रॉन में क्यूटिकल नहीं होती, बताया था मैंने, मिडगट में क्यूटिकल नहीं होती। तो अब इस फूड से, इस
को प्रोटेक्ट कौन करता है? क्योंकि क्यूटिकल तो है नहीं प्रोटेक्टिंग लेयर। तो समझने की कोशिश करना। तो इस खाने के चारों तरफ एक लेयर बनती है, एक लेयर बनती है, इसको बोलते हैं पेरिट्रॉफिक मेम्ब्रेन। पेरिट्रॉफिक मेम्ब्रेन, तो मैं आगे बात करूंगा पेरिट्रॉफिक मेम्ब्रेन की, ये पेरिट्रॉफिक मेम्ब्रेन की बात कर रहा हूं। तो पेरिट्रॉफिक मेम्ब्रेन को रिलीज कौन करता है? तो पेरिट्रॉफिक मेम्ब्रेन जो फूड के अराउंड होती है, विच रिलीज ए सीक्रेट बाय वॉल ऑफ मिडगट। ठीक है, वॉल ऑफ मिडगट, सीक्रेट बाय वॉल ऑफ मिडगट। तो जो पेरिट्रॉफिक मेम्ब्रेन है उसको रिलीज करने के लिए, सीक्रेट करने के लिए वॉल ऑफ मिडगट रिस्पॉन्सिबल होती है, वॉल ऑफ मिडगट रिस्पॉन्सिबल होती है। ठीक है, ये प्रोटेक्ट करती है, प्रोटेक्ट फ्रॉम बस प्रोटेक्ट करती है और कुछ नहीं, प्रोटेक्टिंग लेयर है। ठीक है, अब ध्यान से देखो यहां, ठीक है, ये प्रोटेक्टिंग लेयर है और परमेबल होती है फूड के लिए भी, लेकिन चलो ये भी लिख दें, परमेबल फॉर डाइजेस्टिव फूड एंड एंजाइम्स। यानी एंजाइम इसके अंदर जा सकते हैं, फूड का डाइजेशन कर सकते हैं और डाइजेस्टेड फूड बाहर भी निकल सकता है। ठीक है, ये खास बात है इसकी। अब आते हैं मालपिगिन ट्यूब्यूल। ठीक है, मालपिगिन ट्यूब्यूल आप जानते हो कितने होते हैं नंबर? भाई लगभग 100 से 150। इट इज एक्सक्रीटरी ट्यूब्यूल। एक्सक्रीटरी नेचर के होते हैं। कहां मिलते हैं? प्रेजेंट बिटवीन मिडगट एंड हाइंडगट, बिटवीन मिडगट एंड हाइंडगट, प्रेजेंट बिटवीन मिडगट एंड हाइंडगट। जो मिडगट और हाइंडगट के जंक्शन पर मिलते हैं, मिडगट और हाइंडगट के जंक्शन पर मिलते हैं, इनको मालपिगिन ट्यूब्यूल्स बोलते हैं। क्लियर है बिल्कुल? अब आ जाओ, इलियम तो समझ में आ ही रही है, कोलोन आ जाओ, कोलोन के बाद रेक्टम आ जाओ, रेक्टम। भाई इलियम आ गई, फिर कोलोन आ गई, अब रेक्टम। रेक्टम की खास बात क्या है? रेक्टम में भी कुछ पेपिले होते हैं, पेपिले, समझो ऐसे ऐसे पेपिले बने हैं, 3 इधर 3 इधर। हमारी रेक्टम के अंदर भी वाटर का एब्जॉर्प्शन होता है, तो ऐसे याद रखो 6 रेक्टल पेपिले, फॉर एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर, फॉर एब्जॉर्प्शन ऑफ H2O। वाटर के एब्जॉर्प्शन के लिए रेक्टम में 6 रेक्टल पेपिले होते हैं और यहां से अनडाइजेस्टेड फूड बाहर। आया नहीं आया? क्लियर है एक एक चीज? तो 1 पेयर सलाइवरी ग्लैंड जो, ठीक है, फेरिंग्स वाले पार्ट में खुलती है। फेरिंग्स से क्या बनता है? ईसोफेगस, ईसोफेगस आके क्या बनता है? क्रॉप। क्रॉप में फूड स्टोर होता है और वहां पर स्टार्च का डाइजेशन भी होता है। ठीक है, क्रॉप के नीचे गिजार्ड लगा होता है, इसमें 6 काइटिनस टीथ होते हैं, जिससे अच्छे से फूड की ग्राइंडिंग होती है। ग्राइंडिंग के बाद फूड एंटर करता है मीजेंटेरॉन मिडगट के अंदर, जिसमें क्यूटिकल नहीं है, इसलिए फूड के अराउंड पेरिट्रॉफिक मेम्ब्रेन बन जाती है। किसके हेल्प से? वॉल ऑफ मिडगट। क्लियर है बिल्कुल? पेरिट्रॉफिक मेम्ब्रेन प्रोटेक्ट करती है मिडगट को। ठीक है, और जो परमेबल होती है एंजाइम्स के लिए भी और डाइजेस्ट आफ्टर डाइजेशन फूड के लिए भी। क्लियर है बिल्कुल? अब जब डाइजेशन हो जाता है तो ये फूड एंटर करता है इलियम, इलियम से कोलोन, कोलोन से रेक्टम, रेक्टम में से क्या करते हैं? सारा सारा वाटर एब्जॉर्ब कर लेते हैं। ठीक है, अब यहां 2 जंक्शन होते हैं, फोरगट मिडगट और मिडगट और हाइंडगट। फोरगट मिडगट के जंक्शन पर हेपेटिक सिक्की होते हैं जो डाइजेस्टिव एंजाइम रिलीज करते हैं और तीनों टाइप का डाइजेशन कर देते हैं। जबकि मिडगट और हाइंडगट के जंक्शन पर एक्सक्रीटरी ट्यूब्यूल होते हैं, मालपिगिन ट्यूब्यूल, समझ रहे हो, जो एक्सक्रीटरी सब्सटेंस को हाइंडगट में ट्रांसफर कर देते हैं। ये हो गया कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम। समझ में आया नहीं आया? सिस्टम फिनिश। आग लगा दो एक बार दिल से। यस, एब्जॉर्प्शन ऑफ फूड एंड वाटर, मैक्सिमम वाटर और फूड का एब्जॉर्प्शन मिडगट में हो जाता है, पर रेक्टम स्पेशली वाटर के एब्जॉर्प्शन के लिए बना है। जैसे हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन में मैक्सिमम चीजों का एब्जॉर्प्शन हो जाता है, पर लार्ज इंटेस्टाइन के अंदर ओनली वाटर का एब्जॉर्प्शन होता है। ठीक है, एंड सम ड्रग्स एंड मिनरल्स।
यहां तक बताओ समझ में आ गया? आ गया तो आगे अगला सिस्टम, सर्कुलेटरी सिस्टम। भाई कॉकरोच में ओपन टाइप का सर्कुलेटरी सिस्टम होता है, और कोई भी सिस्टम तीन चीजों के मिलने से बनता है सिस्टम, सर्कुलेटरी सिस्टम, हार्ट, ब्लड और ब्लड वेसल्स। तो यहां हार्ट न्यूरोजेनिक होता है, 13 चैम्बर्ड होता है, पता है। ब्लड जिसमें कोई रेस्पिरेटरी पिगमेंट नहीं होते, हीमोलिम्फ बोलते हैं, सिर्फ इस जो कलर लेस होता है जिसमें रेस्पिरेटरी पिगमेंट नहीं होते। ब्लड कैविटी की अगर बात करते हैं तो उसको हीमोसील बोलते हैं, जिसमें हीमोलिम्फ भरा होता है। ये तीन बातें ध्यान रखनी है, क्योंकि वेसल्स तो होते नहीं है। क्यों? क्योंकि ओपन टाइप का सर्कुलेटरी सिस्टम है। अगर सर्कुलेटरी सिस्टम की बात करते हैं तो कुछ ऐसा देख लो, डायग्रामेटिकली समझाता हूं। ये कॉकरोच है, इसका ये 13 चैम्बर्ड हार्ट है, डोर्सल 13 चैम्बर्ड हार्ट दिख रहा है आपको। वेंट्रल साइड पर नर्व कॉर्ड दिख रही है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 गैंग्लिया होते हैं। वेंट्रल नर्व कॉर्ड होती है जिसमें 9 गैंग्लिया होते हैं, डायग्राम में छपा हुआ है। और बीच में क्या है? यहां पर विसरल कैविटी है जिसमें बॉडी ऑर्गन होते हैं, विसरल कैविटी। ठीक है, इसको आप बोल सकते हो पेरिकार्डियल कैविटी क्योंकि हार्ट है, इसको पेरीन्यूरल कैविटी क्योंकि नर्व कॉर्ड है, विसरल कैविटी क्योंकि बॉडी ऑर्गन है। ये स्ट्रक्चर होता है। एक डायफ्राम ऊपर होता है, एक डायफ्राम नीचे होता है, परफोरेटेड होता है क्योंकि इस डायफ्राम में होल होते हैं। परफोरेटेड डायफ्राम ऊपर और परफोरेटेड एक डायफ्राम नीचे होता है, होल छिद्र युक्त। क्लियर है बिल्कुल? अगर एक माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर दिखाऊं हार्ट के चैम्बर का, तो जब हार्ट बनते हैं, जुड़ते हैं चैम्बर आपस में, दो में पैरेलल ऑस्टिया होते हैं। ऑस्टिया टोटल 12 पेयर होते हैं, हर सेगमेंट पर 2 कनेक्शन पर होते हैं। तो 13 चैम्बर है तो कितने कनेक्शन होंगे? 12 कनेक्शन ही तो होंगे। ठीक है, तो 1 पेयर ऑस्टिया लगे होते हैं, वॉल्व की तरह वर्क करते हैं। सेंटर में एक वॉल्व होता है जो ब्लड को पीछे से बैकवर्ड टू फॉरवर्ड जाने देगा पर रिटर्न नहीं होने देगा। समझ रहे हो? तो ये सर्कुलेटरी सिस्टम में यहां दिखा भी रखा है एलरी मसल्स, ये दिख रहे हैं ना, इट इज एलरी मसल्स। एलरी मसल्स ये भी 12 पेयर होते हैं, जंक्शन को आपस में, मतलब हार्ट को आपस में होल्ड करने का काम करते हैं। ठीक है, ये एलरी मसल्स हो गए, चैम्बर ऑफ हार्ट हो गया, एंटीरियर एओर्टा हो गया, ये एंटीरियर एओर्टा है। ठीक है, तो यही क्वेश्चन बनते हैं। क्वेश्चन तो डायग्राम से ही मिल जाएगा आपको, ज्यादा डिटेल में जाने की जरूरत है नहीं। रेस्पिरेटरी सिस्टम, अगर मैं कॉकरोच के रेस्पिरेटरी सिस्टम की बात करता हूं तो पूरा कॉकरोच के अंदर ट्रैकियल सिस्टम मिलता है, ट्यूबुलर सिस्टम। इट इज अ नेटवर्क ऑफ ट्रैकिया। समझे मेरी बात? अगर कॉकरोच का अंदर का स्ट्रक्चर देखोगे ना, ऐसे और ऐसे, पूरे कॉकरोच के अंदर आपको ये थोरैक्स हो गया, ये एब्डोमेन हो गया, अच्छा इतना ना बनाओ, ऐसे यहाँ होल्स होते हैं, ऐसे होल्स होते हैं, और यहाँ ये ट्यूब्यूल्स होते हैं, ये आगे गए ऐसे, ये आगे गए ऐसे, ये आगे गए ऐसे, ये डायरेक्ट टिश्यू में यहां से एयर एंटर कर रही है, बाहर आ रही है, एंटर कर रही है, बाहर निकल रही है, एंटर कर रही है, बाहर निकल रही है। तो इस तरीके से ओपनिंग्स होते हैं, इनको कहते हैं नेटवर्क ऑफ ट्यूब्यूल। मैं अगर बात करूं इसके लिए, ट्रैकियल रेस्पिरेशन मिलता है कॉकरोच में, इट इज अ नेटवर्क ऑफ रेस्पिरेटरी ट्यूब्यूल ओपन आउटसाइड थ्रू स्पाइरिकल्स। भाई कॉकरोच ये ट्यूब्यूल्स होते हैं ना, बाहर की तरफ खुलते हैं, छोटी छोटी ओपनिंग्स, इन ओपनिंग को बोलते हैं स्पाइरिकल्स। ठीक है, जो प्लूरॉन प्लेट पर लगे हुए होते हैं। ठीक है, तो ये क्वेश्चन पूछा था, नंबर ऑफ स्पाइरिकल्स ये पूछा जाता है, नंबर ऑफ स्पाइरिकल्स। टोटल 10 पेयर होते हैं। अब क्वेश्चन ये पूछा जाएगा कितने कहां होते हैं? 2 पेयर्स एंड 8 पेयर्स। 2 पेयर्स इन thorax, 8 पेयर्स इन एब्डोमेन। बस ये क्वेश्चन मिल जाएगा आपको, वेरी 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 इंपॉर्टेंट। अगर मैं स्पाइरिकल्स या ट्यूब्यूल की बात करूं, स्पाइरिकल्स या ट्यूब्यूल की बात करूं तो स्ट्रक्चर ऐसा होगा, ये एयर एंटर कर रही है, एयर बाहर निकल रही है यहां से। तो सबसे पहले एयर सीधी जाती है, इन स्पाइरिकल से होती है, स्पाइरिकल से ओपनिंग, इन ओपनिंग को कंट्रोल करने के लिए स्फिंक्टर लगे होते हैं। क्या लगे होते हैं? स्फिंक्टर, ओपनिंग को कम ओपन एंड क्लोज करने के लिए। एयर एट्रिया में एंटर करती है, एट्रिया से एयर होती हुई ट्रैकिया, और ट्रैकिया से ट्रैकियोल, ट्रैकिया से ट्रैकियोल, और यहां से डायरेक्टली टिश्यू में एंटर करके डिफ्यूज होती है। डिफ्यूजन ऑफ गैसेज चल रहा है, क्या चल रहा है? डिफ्यूजन ऑफ गैसेज, डिफ्यूजन ऑफ गैसेज। समझ रहे हो? फिर से बोल रहा हूं,
भाई स्पाइरिकल्स इज अ ओपनिंग विच प्रेजेंट ऑन प्लूरॉन, प्लूरॉन प्लेट पे लगे हुए हैं, यहां से लेयर एंटर करेगी, एट्रिया से होती हुई ट्रैकिया, ट्रैकिया से होती हुई ट्रैक्यूल, और ट्रैक्यूल से डायरेक्ट टिश्यू में डिफ्यूजन ऑफ गैसेस चल रहा है। ये सिस्टम है कॉकरोच के अंदर। तभी तो इसके ब्लड के अंदर पिगमेंट्स नहीं होते, क्योंकि जरूरत ही नहीं है पिगमेंट्स की इसको। ट्रैकियल सिस्टम से डायरेक्टली इसको क्या मिल जाता है, ठीक है, गैसेस मिल जाते हैं, ऑक्सीजन मिल जाती है, CO2 निकाल लेते हैं ट्रैकियल सिस्टम से। अब ईयर इन एंड आउट कैसे होती है, तो इसके लिए मैंने आपको टर्गोस्टर्नल मसल्स बताए थे। टर्गोस्टर्नल मसल्स जो डॉर्सल वेंट्रल प्लेट को जोड़ रहे थे, जब कॉन्ट्रैक्ट करते हैं तो एयर बाहर, रिलैक्स करते हैं एयर अंदर, कॉन्ट्रैक्ट करते हैं एयर बाहर, रिलैक्स करते हैं एयर अंदर। तो इनके कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स होने की वजह से ही एयर इन एंड आउट होती है। कॉन्ट्रैक्ट एक्सपायरेशन, रिलैक्स इंस्पायरेशन, कॉन्ट्रैक्ट एक्सपायरेशन, रिलैक्स इंस्पायरेशन। टर्गोस्टर्नल मसल्स जो टर्गा को स्टर्ना से जोड़ने का काम करते हैं। तो ये हो गया कंप्लीट रेस्पिरेटरी सिस्टम। क्वेश्चन समझाने के लिए डायग्राम था, क्वेश्चन आएगा स्पाइरिकल्स, नंबर ऑफ स्पाइरिकल्स 10 पेयर, 2 पेयर इन थोरैक्स, 8 पेयर इन एब्डोमेन, बस फिनिश। अब आ जाते हैं आगे। अब कौन सा सिस्टम आएगा इसके बाद, एक्सक्रीटरी सिस्टम, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है, मतलब रिपीटेशन हुआ है क्वेश्चन इससे कई बार, वेरी 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 इंपॉर्टेंट। एक्सक्रीटरी सिस्टम में तो मेन तो हम पढ़ाएंगे यहां पर मालपिगिन ट्यूब्यूल्स, मेन एक्सक्रीटरी ऑर्गन तो मालपिगिन ट्यूब्यूल्स हैं, पर इसके अलावा भी छोटे छोटे एक्सक्रीटरी ऑर्गन है, ठीक है। तो मेन तो मैं पढ़ाने वाला हूं यहां पर आपको मालपिगिन ट्यूब्यूल, मेन तो मालपिगिन ट्यूब्यूल्स हैं, जो 100 से लेकर के 150 तक हो सकते हैं, समझ रहे हो। इसके अगर मालपिगिन ट्यूब्यूल्स की बात करते हैं तो इंटरनल लाइनिंग मालपिगिन ट्यूब्यूल्स की ग्लैंडुलर एपिथेलियल से होती है, ग्लैंडुलर एंड सिलिएटेड एपिथेलियल टिश्यू, ये क्वेश्चन बनता है, ग्लैंडुलर एंड सिलिएटेड एपिथेलियल टिश्यू, ग्लैंडुलर एंड सिलिएटेड एपिथेलियल टिश्यू से इंटरनल लाइंड होते हैं मालपिगिन ट्यूब्यूल, ठीक है। भाई जितने भी कॉकरोच होते हैं वो अमोनोटेलिक होते हैं, यूरोटेलिक होते हैं, यूरिको होते हैं, यूरिकोटेलिक होते हैं, क्योंकि यूरिक एसिड इनका एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट होता है। यूरिकोटेलिक दे रखा है, यूरिकोटेलिक होते हैं क्योंकि यूरिक एसिड रिलीज करते हैं। ये मेन पार्ट हो गया, इसको डायग्रामेटिकली समझाऊंगा इसको अभी मैं। इसके अलावा भी कुछ अदर सेल्स होते हैं जो एक्सक्रीटरी सेल में काउंट होते हैं एडिशनल के अंदर, फैट बॉडीज, जैसे अपने अंदर भाई किडनी के अलावा भी तो एक्सक्रीटरी ऑर्गन होते हैं। नेफ्रोसाइट, ये भी एक्सक्रीटरी ऑर्गन है। यूरिकोज ग्लैंड, इन पर क्वेश्चन आता है, ये 3 अदर एक्सक्रीटरी पार्ट हैं। फैट बॉडीज, नेफ्रोसाइट, नेफ्रोसाइट अटैच विद वॉल ऑफ हार्ट, अटैच विद वॉल ऑफ हार्ट। यूरिकोज ग्लैंड पे क्वेश्चन बनता है, प्रेजेंट ओनली इन मेल कॉकरोच, मेल, फीमेल में नहीं मिलते। तो सेक्सुअल डाइमॉर्फिज्म को रिप्रेजेंट करेंगे। क्यों मेल में मिलते हैं, क्योंकि मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन में पढ़ाऊंगा आपको लॉन्ग ट्यूब्यूल, मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन में वहां पर लगे होते हैं, प्रेजेंट ऑन लॉन्ग ट्यूब्यूल, प्रेजेंट ऑन लॉन्ग ट्यूब्यूल, ठीक है। तो ध्यान रखना है, ओनली प्रेजेंट इन मेल कॉकरोच, फीमेल में नहीं होते हैं, ठीक है। ऑल्सो हेल्प इन एक्सक्रीशन, 3 एक्स्ट्रा हो गए, एक मेल मालपिगिन ट्यूब्यूल हो गया। अच्छा, मालपिगिन ट्यूब्यूल पे क्वेश्चन बनते हैं, मैकेनिज्म पर एनसीईआरटी में नहीं दे रखा, पर एडिशनल है, थोड़ा सा मैं एडिशनल लेके चल रहा हूं, समझने की कोशिश करना। यह मालपिगिन ट्यूब्यूल, ऐसे जुड़े हुए हैं, मिडगट और हाइंडगट, ये तो होगी, ऐसा लगा लो आप, मिडगट, ये हो गई हाइंडगट। मिडगट और हाइंडगट के जंक्शन पर होते हैं, ठीक है। इसके अलावा ध्यान रखना है यहां पर
सिलिएटेड एपिथेलियल टिश्यू होते हैं, ग्लैंडुलर एंड सिलिएटेड एपिथेलियल टिश्यू, ग्लैंडुलर एंड सिलिएटेड एपिथेलियल टिश्यू से लाइंड होते हैं। दूसरा ध्यान रखना है आपको इसके अंदर, समझाता हूं अभी। कोई नहीं, ठीक है। ये इस तरीके से मालपिगिन ट्यूब्यूल है। ये पूरा का पूरा क्या है, हीमोलिम्फ। हीमोलिम्फ भरा पड़ा है, हीमोलिम्फ। अच्छा, ये हीमोलिम्फ के अंदर क्या होंगे, बॉडी ऑर्गन भी तो यहीं पर ही पड़े होंगे, बॉडी ऑर्गन, टिश्यू 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 टिश्यू, ये पड़े हुए हैं टिश्यू, ठीक है। अब क्वेश्चन दो तरीके से बनते हैं नीट के अंदर, समझना। ये टिश्यू अपने एक्सक्रीटरी सब्सटेंस को हीमोसील में भरे हुए लिक्विड में रिलीज कर रहे हैं, हीमोलिम्फ में, किसकी फॉर्म में, पोटेशियम यूरेट। पोटेशियम यूरेट। अब ये पोटेशियम यूरेट क्वेश्चन आएगा कि मालपिगिन, नीट में आया हुआ क्वेश्चन है, ध्यान रखना पुराना, मालपिगिन ट्यूब्यूल किस फॉर्म में बॉडी फ्लूइड से एक्सक्रीटरी सब्सटेंस को एब्जॉर्ब करते हैं, पोटेशियम यूरेट। ऐसा आ सकता है कि बॉडी फ्लूइड में एक्सक्रीटरी सब्सटेंस को टिश्यू किस फॉर्म में रिलीज करते हैं, पोटेशियम यूरेट। अब ये पोटेशियम यूरेट इन एपिथेलियल टिश्यू की, समझ लो, मैं दिखा दूंगा अगर आपको, ये सेल निकाली हमने, ये यहां से इस एपिथेलियल टिश्यू के एक सेल को निकाल लिया। जब एब्जॉर्ब होकर के आएंगे किस फॉर्म में, पोटेशियम यूरेट, किस फॉर्म में आ रहे हैं, पोटेशियम यूरेट, पोटेशियम यूरेट। तो ये पोटेशियम यूरेट कन्वर्ट होगा किसमें, पोटेशियम, पोटेशियम बाई, पोटेशियम बाई कार्बोनेट प्लस यूरिक एसिड, यूरिक एसिड, ये अंदर बन रहा है। और फिर ये रिलीज होंगे इस ट्यूब्यूल के अंदर। जो ट्यूब्यूल में रिलीज होगा वो कौन होगा, पोटेशियम बाइकार्बोनेट प्लस यूरिक एसिड, पोटेशियम, पोटेशियम बाइकार्बोनेट प्लस यूरिक एसिड। यानी एक लाइन में कहा जाए कि पोटेशियम यूरेट बनते हैं जो इसकी एपिथेलियम में पोटेशियम बाइकार्बोनेट और यूरिक एसिड में कन्वर्ट होते हैं। पोटेशियम बाइकार्बोनेट काम की चीज है, तो पोटेशियम बाइकार्बोनेट आगे जाकर के एब्जॉर्ब हो जाते हैं, इनके साथ वाटर और आइंस भी एब्जॉर्ब हो जाते हैं, वाटर, आइंस और पोटेशियम बाइकार्बोनेट, बाइकार्बोनेट, ये सब एब्जॉर्ब हो जाते हैं। हाँ, यूरिक एसिड को हाइंड गट में बाहर निकाल दिया जाता है। एक्चुअल में मैकेनिज्म ये है, समझ पा रहे हो मेरी बात। एक मालपिगिन ट्यूब्यूल का डायग्राम बनाया मैंने, तो टिश्यू पोटेशियम यूरेट की फॉर्म में एक्सक्रीटरी सब्सटेंस को रिलीज कर रहे हैं, मालपिगिन ट्यूब्यूल का कुछ पार्ट इसको एब्जॉर्ब कर रहा है, समझ रहे, एब्जॉर्प्शन, या इसको सीक्रेशन बोलेंगे, सीक्रेशन, क्योंकि ट्यूब्यूल में इनको सीक्रेट किया जा रहा है, यहां से एब्जॉर्ब किया जा रहा है, एब्जॉर्प्शन। यानी मालपिगिन ट्यूब्यूल सीक्रेशन का भी काम कर रहे हैं, एब्जॉर्प्शन का भी काम कर रहे हैं। कॉमनली इसको क्या बोलते हैं, ऑस्मो रेगुलेशन, ऑस्मो रेगुलेशन। तो एक्चुअल में ये मालपिगिन ट्यूब्यूल ऑस्मो रेगुलेशन में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, यानी वाटर आयोनिक बैलेंस सबको मेंटेन कर रहे हैं और एक्सक्रीटरी मटेरियल को बाहर भी रिलीज कर रहे हैं। ठीक है, किस फॉर्म में कर रहे हैं, यूरिक एसिड की फॉर्म में कर रहे हैं, क्योंकि यूरिकोटैलिक होता है। पर एक्सक्रीटरी सब्सटेंस टिश्यू से रिलीज होता है किसकी फॉर्म में, पोटेशियम यूरेट की फॉर्म में। एब्जॉर्ब किस फॉर्म में होता है, पोटेशियम यूरेट की फॉर्म में एब्जॉर्ब होता है। समझ रहे होगे, मुझे तो लगता है समझ रहे होगे आप, ठीक है। तो ये कंप्लीट होता है एक्सक्रीटरी सिस्टम। नर्वस सिस्टम दो पार्ट में डिवाइड कर दिया हमें, एक पार्ट को ब्रेन बोल सकते हो, बड़ा सा गैंग्लिया, गैंग्लिया समझते हो, इट इज अ कलेक्शन ऑफ साइटोन, बड़ा सा गैंग्लिया, इसको सुप्राऑप्टिक न्यूक्लियाई बोलते हैं, सॉरी गैंग्लिया बोल गया, ठीक है। सीएनएस के बाहर होगा, सेंट्रल नर्वस सिस्टम के बाहर, तो उसको गैंग्लिया बोलेंगे।
और अंदर होगा तो उसको न्यूक्लियाई बोलेंगे, ठीक है। तो अब यहां सीएनएस तो है नहीं, तो आप इनके लिए टर्म यूज करोगे, न्यूक्लियर टर्म तो यूज करोगे नहीं, ठीक है, इसके लिए गैंग्लिया टर्म यूज करोगे। तो सुप्रा ईसोफेगस, ईसोफेगस के ऊपर एक बड़ा सा गैंग्लिया होता है, ठीक है, इसको सुप्रा ईसोफेगल गैंग्लिया बोलते हैं, जो ब्रेन को बनाता है। इसके नीचे देखा होगा मैंने कॉकरोच के, किसने बताया था, 9 गैंग्लिया होते हैं। तो नर्व कॉर्ड 9 गैंग्लिया से बनती है, 3 गैंग्लिया थोरैक्स में और 6 गैंग्लिया एब्डोमेन के अंदर, ठीक है। ध्यान होगा ना, अभी कॉकरोच का डायग्राम बनाया था मैंने, ऐसे ऐसे ऊपर हार्ट हो गया था, नीचे गैंग्लिया, 1 2 3 4 5 ऐसे इस तरीके से गैंग्लिया लगे होते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो 3 गैंग्लिया तो थोरैक्स में होते हैं, 3 थोरैक्स में, 6 एब्डोमेन में, टोटल 9 गैंग्लिया होते हैं। और जो नर्व कॉर्ड होती है वेंट्रो साइड में होती है, डॉर्सल डबल होती है और सॉलिड होती है, जो मैं कई बार बता चुका हूं आपको। बस नर्वस सिस्टम इतना ही है और कुछ है नहीं नर्वस सिस्टम में इसके अलावा। अब फाइनली बात करते हैं मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, ठीक है, मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन की, हाँ, मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन की, और चैप्टर को एंड करते हैं, ठीक है। अब आ जाओ, सबसे पहले हम बात करेंगे टेस्टीज। मेल में किसकी बात करेंगे हम, टेस्टीज। टेस्टीज कितने, 1 पेयर, और हर एक के अंदर 3 से 4 लोब हो सकते हैं, 3 to 4 लोब। अब सेगमेंट पूछता है, टेस्टिस किस 6 सेगमेंट को कवर करते हैं, ठीक है, 4 5 6, 4 to 6 सेगमेंट को कवर करते हैं टेस्टिस। ये क्वेश्चन आता है, सेगमेंटेशन मत भूल जाना, 4 to 6 सेगमेंट को कवर करते हैं टेस्टिस। अब टेस्टिस से क्या निकलता है, वास्ट डिफरेंस। क्या निकलता है, वास्ट डिफरेंस। टेस्टिस से क्या निकलेगा, वास्ट डिफरेंस, जो कहां खुलेगी, एक फ्लावर लाइक स्ट्रक्चर में, इस फ्लावर लाइक स्ट्रक्चर में। इस फ्लावर में ध्यान से देखोगे तो आपको लॉन्ग ट्यूब्यूल भी मिल रहे हैं, इस फ्लावर के सेंटर में शॉर्ट ट्यूब्यूल भी मिल रहे हैं, समझ रहे हो। और इसके नीचे अभी दिख नहीं रहा यहां पर स्ट्रक्चर, यहां पर होता है अंदर नीचे की साइड में, नीचे की साइड में एक स्ट्रक्चर होगा ऐसे, इसको बोलते हैं हम सेमिनल वेसाइकल। इस स्ट्रक्चर को बोलते हैं हम सेमिनल वेसाइकल। तो ये 3 चीजें होती हैं जो इस फ्लावर को बना रही हैं। इस फ्लावर को हम बोलते हैं मशरूम ग्लैंड, लाइक अ मशरूम ग्लैंड, जो 6 और 7 सेगमेंट को कवर करता है, ठीक है, 6 और 7 सेगमेंट को जो फ्लावर कवर करता है, ये क्वेश्चन आता है। तो क्वेश्चन आएगा कि मशरूम ग्लैंड का फॉर्मेशन किस किस के मिलने से होता है, 3 चीजों के मिलने से, लॉन्ग ट्यूब्यूल, शॉर्ट ट्यूब्यूल और सेमिनल वेसाइकल, तीनों मिलकर के फ्लावर लाइक स्ट्रक्चर जनरेट करते हैं। इसको मशरूम ग्लैंड बोलते हैं, जो 6 और 7 सेगमेंट को कवर करता है। ये क्वेश्चन आएगा, ठीक है। अब मैं पूछूं, आगे समझो मेरी बात, अब इन ट्यूब्यूल का फंक्शन क्या है। अब कॉकरोच जो अपने स्पर्म निकालता है ना, वो स्पर्म एक पैकेट्स की फॉर्म में होते हैं, उन पैकेट्स को बोलते हैं स्पर्मेटोफोर, स्पर्म बियरिंग पैकेट, इसमें भरे हुए हैं स्पर्म, ठीक है। तो इस पैकेट को बनाने का काम क्या कौन करता है, इस पैकेट के 3 लेयर होते हैं। इस पैकेट की जो पहली लेयर बनाता है, सबसे अंदर की लेयर होगी, लॉन्ग ट्यूब्यूल्स बनाते हैं। तो लॉन्ग ट्यूब्यूल्स सीक्रेशन ऑफ इनर लेयर ऑफ स्पर्मेटोफोर, तो स्पर्मेटोफोर की सबसे अंदर की लेयर बनाएंगे लॉन्ग ट्यूब्यूल। फिर शॉर्ट ट्यूब्यूल की बारी आई, शॉर्ट ट्यूब्यूल इसमें क्या भरेंगे, इसमें न्यूट्रिशन भरेंगे। क्या भरेंगे, न्यूट्रिशन। तो न्यूट्रिशन का फिलअप कौन करेगा, स्पर्म के अंदर न्यूट्रिशन कौन भरेगा, शॉर्ट ट्यूब्यूल। फिर सेमिनल वेसिकल क्या काम करेंगे, इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर स्टोरेज ऑफ स्पर्मेटोफोर। सारे स्पर्मेटोफोर यहां आके भर जाएंगे, इकट्ठे हो जाएंगे सेमिनल वेसिकल में। तो तीनों का फंक्शन समझ में आया भाई। स्पर्म के अंदर, स्पर्म का फॉर्मेशन टेस्टिस में होता है, ये सारे स्पर्म इकट्ठे बंच की फॉर्म में एंटर करते हैं वास्ट डिफरेंस की हेल्प से मशरूम ग्लैंड। मशरूम ग्लैंड के लॉन्ग ट्यूब्यूल उन स्पर्म को भर देते हैं एक पैकेट में, एक सिंगल लेयर का पैकेट। अब पैकेट शॉर्ट ट्यूब्यूल के पास जाता है, शॉर्ट ट्यूब्यूल उसमें नरिशमेंट डाल देते हैं, भी न्यूट्रिशन, जिंदा तो रहना है ना उनको। फिर सेमिनल वेसिकल उन पैकेट को इकट्ठा कर लेते हैं, काम जब आएगा, जब काम पड़ेगा, जो रिप्रोडक्शन होगा उस समय इसको रिलीज कर दिया जाएगा। क्लियर है बिल्कुल, ठीक है। तो एक लेयर बन चुकी है, अब 3 लेयर होती हैं टोटल। अब जब कॉपुलेशन का टाइम होता है ना, तो उस समय यही पैकेट्स यहां से निकल करके इजैक्यूलेटरी डक्ट से पास होते हैं। जब इजैक्यूलेटरी डक्ट से पास होते हैं तो इजैक्यूलेटरी डक्ट इनके अराउंड एक लेयर और बनाती है, वो मिडिल लेयर होगी। वो कौन सी लेयर होगी, मिडिल लेयर। लिख देता हूं मैं, इजैक्यूलेटरी डक्ट क्या करती है, रिलीज मिडिल लेयर ऑफ स्पर्मेटोफोर।
मिडिल लेयर ऑफ स्पर्मेटोफोर। इजैक्यूलेटरी डक्ट जो होती है वो रिलीज करती है मिडिल लेयर ऑफ स्पर्मेटोफोर। क्लियर है बिल्कुल, ठीक है, मिडिल लेयर भी जहां बन गई, ठीक है, मिडिल लेयर ऑफ स्पर्मेटोफोर, ठीक है। इजैक्यूलेटरी डक्ट रिलीज कर रही है मिडिल लेयर ऑफ स्पर्मेटोफोर। क्लियर है बिल्कुल, चलो भाई, दो लेयर बन चुकी। अब दो लेयर वाले स्पर्मेटोफोर कहां आ चुके हैं? ये दो लेयर वाले स्पर्मेटोफोर नीचे आ चुके हैं, ये नीचे आ गए, समझना। अब यहां एक ग्लैंड देखने को मिल रही है ऊपर, ये फेलिक ग्लैंड, इसकी डक्ट ये गई, ये गई। अब फेलिक ग्लैंड इसके ऊपर एक लेयर और बना देते हैं। तो फेलिक ग्लैंड का काम क्या होता है? रिलीज आउटर, फेलिक ग्लैंड रिलीज आउटर लेयर ऑफ स्पर्मेटोफोर। तो स्पर्मेटोफोर की सबसे अंदर की लेयर बनाएंगे लॉन्ग ट्यूब्यूल्स, मिडल लेयर बनाएंगे इजैक्यूलेटरी डक्ट, और फैलिक ग्लैंड बनाएंगे आउटर लेयर। अब तीन लेयर वाले स्पर्मेटोफोर हैंग कर रहे हैं। अब यहां पर जो ये एक्सटर्नल जेनाइटेलिया नहीं दिख रहे हैं आपको? एक्सटर्नल जेनाइटेलिया, स्यूडोपेनिस, टाइटिलेटर, लेफ्ट फेलोमियर, समझ रहे हो ना, वेंट्रल फेलोमियर, ये सब क्या है? ऑल आर एक्सटर्नल जेनाइटेलिया। ठीक है, एक्सटर्नल जेनाइटेलिया। और यहां जो चैम्बर बन रहा है ना, इसको बोलते हैं जेनाइटल चैम्बर, जेनाइटल चैम्बर। और मेल में जेनाइटल चैम्बर आप जानते हो कैसे? 9th + 10th टर्गा एंड वेंट्रल साइड पर 9th स्टर्ना, इनके मिलने से ये जेनाइटल चैम्बर का फॉर्मेशन हो जाता है। ये सब एक्सटर्नल जेनाइटेलिया है, इनकी हेल्प से चैम्बर को फीमेल में ट्रांसफर कर दिया जाता है। बस हो गया कंप्लीट मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। अब फीमेल की बात कर लेते हैं। देखो ये फीमेल है, फीमेल के स्ट्रक्चर देख लो। पहले फीमेल के अंदर ध्यान रखना है आपको, 8 ओवेरियोल यहां पर हैं, 8 ओवेरियोल यहां पर हैं, और 1 और 2 ये दो ओवरी हैं। अगर मैं ओवरी की बात करता हूं तो 1 पेयर ओवरी होते हैं जो 2 to 6 सेगमेंट को कवर करते हैं। हर एक ओवरी के अंदर 8 ईच ओवरी कंटेंट 8 ओवरियोल। टोटल कितने हो गए? 8 + 8 यानी 16 ओवरियोल। क्लियर बिल्कुल। तो 8 एग यहां से निकल लेंगे एक बार में, 8 यहां से निकलेंगे एक बार में, ठीक है, टोटल 16 ओवरियोल है। अब दोनों ओवरी की ओविडक्ट मिलकर के कॉमन डक्ट बनाती हैं, इसको हम वजाइना बोलते हैं। क्वेश्चन आता है वजाइना किस सेगमेंट पर लगी होती है? तो वजाइना 7th सेगमेंट पर होती है। ये 2 to 6 सेगमेंट पर होते हैं, सेगमेंट पूछ लेता है, ठीक है, चलो ठीक है। अब ध्यान से देखो यहां पर, तो आपको एक डक्ट दिखेगी, एक ग्लैंड दिखेगी, यहां दिख रही ना, ये ऐसे ऐसे, ये 1 पेयर है, ऐसे एक खाली है, एक भरी हुई है। इसको बोलते हैं हम स्पर्मेथिके। स्पर्मेथिके जो स्पर्म को रिसीव करते हैं ड्यूरिंग कॉपुलेशन, स्पर्म को बेयर करने वाले, धारण करने वाले पैकेट्स, फीमेल के पैकेट्स, तो फीमेल का पार्ट है, समझ रहे हो ना मेरी बात। तो कॉपुलेशन के टाइम पर मेल अपने स्यूडोपेनिस और टाइटिलेटर की हेल्प से चैम्बर को स्पर्मेथिके से जोड़ देता है। स्पर्मेथिके वैक्यूम की तरह सारे स्पर्म को सक कर लेते हैं, फूल जाते हैं, और स्पर्मेथिका फूल गया। 1 पेयर है, कितने होते हैं स्पर्मेथिके? 1 पेयर होते हैं, 6th सेगमेंट पर लगे होते हैं, ठीक है। एक फूला हुआ दिख रहा है, एक पिचका हुआ दिख रहा है, पर है 2, ठीक है। और जो स्पर्मेटोफोर था वो हवा के झोंके के साथ उड़ जाता है। क्लियर बिल्कुल, तैयार है ये एंटीरियर पार्ट था। यहां पर मैंने बताया था कोलेटरल ग्लैंड लगे हुए हैं, कोलेटरल ग्लैंड जो एक पैकेट बनाते हैं, इसको ऊथिका बोलते हैं। ऊथिका क्या रिलीज करते हैं? रिलीज ऊथिका। क्या होता है ऊथिका? बताने वाला हूं। पैकेट जिसमें एग होते हैं। स्पर्मेथिका फीमेल जेनेटल पोर, स्पर्मेथिका पोर और कोलेटरल, तीनों ओपनिंग होती हैं एंटीरियर साइड पर। पोस्टीरियर साइड पर कुछ नहीं होता, सिर्फ जेनेटल चैम्बर के अंदर वेस्टिब्यूलम या एक्सटर्नल जेनाइटेलिया या गोनापोफाइसिस होते हैं, ठीक है। तो फीमेल जेनेटल पाउच 7 + 8 + 9 सेगमेंट के मिलने से बनता है, ये आप जानते ही हो। बस ये हो गया फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, ठीक है। अब होगा क्या, मैं पूरा मैकेनिज्म बताता हूं। जैसे मान लो
फीमेल ओवरी, ठीक है। फीमेल चैम्बर बन गया, ठीक है। स्पर्मेथिके बन गए, कोलेटरल ग्लैंड एक साइड, दूसरी साइड, ठीक है। अब आ जाओ, अब सबसे पहली बारी आएगी इन कोलेटर, इसमें स्पर्म भर चुके हैं, स्पर्म भर चुके हैं, ठीक है। अब सबसे पहली बारी आएगी, ये जो कोलेटरल ग्लैंड है वो पैकेट बनाएंगे, पैकेट रिलीज करेंगे, इसको बोलते हैं ऊथिका। जब ऊथिका निकलना चालू हो जाएगा इन इससे कोलेटरल ग्लैंड से, तो यहां से एक 8 इधर हैं, ऐसे 8 इधर होंगे, लाइन बाय लाइन अरेंज होंगे, 8 और 8 ओवेरियोल है। तो 8 ओवा, तो बेटा यहां से आएंगे, इधर से 8 आएंगे, इधर से 8 आएंगे, तो टोटल 16 ओवास में गिर गए। समझने की कोशिश करना, एक बार में 8 इधर से आए, 8 इधर, 16 ओवास में गए। यहां से स्पर्म आएंगे, स्पर्म आने के बाद, स्पर्म आने के बाद अब क्या होगा, यहां पर काइटिन की प्लेट्स थे, ये काइटिन की प्लेट्स इन ओवा को अरेंज करेंगे इस ऊथिका के अंदर, ऊथिका के दोनों कोर को बंद कर दिया जाएगा ऐसे ऐसे। इसमें 8 टैग तो ऊपर 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4, ये 8 इधर हो गए एग, ऐसे 8 इधर हो गए एग, टोटल 16 एग हो गए ना, 16 एग हो गए, ठीक है। लेइंग कर दी, 16 अंडे हो गए। तो एनसीईआरटी लिखती है 14 से 16, 14 टू 16 एग होते हैं, 14 टू 16 एग, 14 से 16 अंडे। समझने की कोशिश करना, इसको लेइंग कर दिया, कितने एक बार में कितने ऐसे ऊथिका रिलीज करिए, क्या ऊथिका, ये मैं लिख देता हूं, लगभग 9 से 10, 9 से 10 ऊथिका, लगभग 9 से 10 ऊथिका फीमेल एक बार में रिलीज करती है, 9 से 10 ऊथिका। और इस ऊथिका की लेंथ होती है 8 mm, एनसीईआरटी लिखती है 8 mm, 8 mm इसकी लेंथ होती है, 8 अंडे ऊपर 8 अंडे नीचे होते हैं, ठीक है, इस ऊथिका के अंदर, ठीक है। ऐसे 9 से 10 ऊथिका फीमेल रिलीज कर देती है, ठीक है। टोटल एग 14 से 16 हो सकते हैं एक ऊथिका के अंदर। तो ऐसे ही एक बार में 9 से 10 ऊथिका कॉकरोच, फीमेल कॉकरोच रिलीज करती है, क्लियर है बिल्कुल। और फाइनली जब उनको रिलीज कर दिया जाता है तो नम स्थानों पर, तो ये एग फटते हैं, हैचिंग होती है, ठीक है। एग में क्या होगी, हैचिंग, यहां क्या होगी, हैचिंग, हैचिंग मतलब फटना। एग में हैचिंग होगी तो छोटे छोटे निम्फ निकलेंगे, जुवेनाइल बच्चे, समझ रहे हो। इन बच्चों के पास विंग्स, विंग्स प्लस गोनैड्स दोनों ही नहीं होते, दोनों ही एब्सेंट होते हैं। फिर इन निम्फ में एक साल में 13 बार मोल्टिंग होती है, मोल्टिंग समझते हो, आउटर लेयर का हटना, साइज बढ़ेगा फिर आउटर लेयर हटेगी, साइज बढ़ेगा और आउटर लेयर हटेगी, 13 बार मोल्टिंग होती है, तब जाकर के एडल्ट बनता है जिसके अंदर विंग्स प्लस गोनैड्स ये दोनों ही प्रेजेंट होते हैं। निम्फ के अंदर विंग्स नहीं होते, पर विंग्स को बनाने वाले विंग्स पैड होते हैं, एनसीईआरटी लिखती है विंग्स पैड, जो विंग्स को बनाएंगे। कितने बार, एक साल में 13 बार मोल्टिंग, एक साल तक मेटामॉर्फोसिस चलती है। तो ऐसी मेटामॉर्फोसिस को हम ट्रू मेटामॉर्फोसिस ना कह करके पॉरोमेटाबोलस, ग्रेजुअल धीमी गति से चलने वाली मेटामॉर्फोसिस बोलते हैं। ये क्वेश्चन आता है, ये कंप्लीट है इनकम्प्लीट, इनकम्प्लीट मेटामॉर्फोसिस है, तो यहां डेवलपमेंट इनकम्प्लीट मेटामॉर्फोसिस की तरह होता है, इसको पॉरोमेटाबोलस बोलते हैं। ग्रेजुअल धीमी गति से एक साल में 13 बार मोल्टिंग होती है,
तब निम्फ इमेगो में कन्वर्ट होता है। यहां लार्वा नहीं होता, लार्वा होता तो कंप्लीट मेटामॉर्फोसिस होती, ठीक है, पर निम्फ है, जुवेनाइल बच्चा, इस बच्चे के पास सब कुछ कॉकरोच ही जैसा है, विंग्स और गोनेट्स नहीं होते, यहां विंग्स और गोनेट्स होते हैं। ये हो गया कंप्लीट कॉकरोच, कंप्लीट कॉकरोच। तो थैंक यू माय डियर फ्यूचर डॉक्टर्स जो धमाल करने वाले हो नीट 2023 के अंदर। अब बताओ समझ में आया या नहीं आया, समझ में आया या नहीं आया? यस, इनकम्प्लीट मेटामॉर्फोसिस, कंप्लीट मेटामॉर्फोसिस में लार्वा से एडल्ट बनता है, यहां लार्वा नहीं था, निम्फ था। क्लियर है बिल्कुल? आया नहीं आया? यस सर, लार्वा एब्सेंट होता है, यस सर। ड्रॉपर नीट का बैच बिल्कुल लॉन्च करने वाले हैं 2 से 3 दिन के अंदर, ड्रॉपर नीट का बैच, ठीक है। ड्रॉपर नीट के बैच हम नीट से पहले भी लॉन्च करेंगे और नीट के बाद भी लॉन्च करेंगे, ठीक है, आप समझ रहे हो? तो नीट से पहले भी लॉन्च होगा, नीट के बाद भी लॉन्च होगा, ठीक है। ड्रॉपर नीट लॉन्च होंगे पहले भी बाद में भी, ठीक है, 2 बैच तो लॉन्च होंगे ही। 2023 वाले नीट के बच्चों के लिए क्या है सरप्राइज? भाई आपके लिए एक ही सरप्राइज है कि इस बार जो हम तैयारी मेहनत कर रहे हैं ना आपके संग, ब्रह्मास्त्र, आपके लिए परिवर्तन सीरीज, आपके लिए मतलब जो कर रहे हैं ये सरप्राइज ही तो है। तुम चलो खैर, एक जमाना था, मैं सच कह रहा हूं, तुम उस जमाने में ना, लोग कहते ना मम्मा पापा के जो बेटे होते हैं जिनको ज्यादा लाड़ प्यार में रखा जाए तो बिगड़ जाते हैं, उनकी डिमांड बढ़ जाती है। आप वही बस थोड़े से बिगड़ गए और कुछ नहीं है लॉकडाउन में, ठीक है। पहले बहुत स्ट्रगल होता था, सच कह रहे हैं, बहुत स्ट्रगल होता था, ट्यूशन भी नहीं मिलते थे हम लोगों को, ऑनलाइन का तो कंसेप्ट ही नहीं था, और फीस बहुत ज़्यादा हुआ करती थी, ठीक है, तो ट्यूशन भी हर कोई नहीं कर सकता था, ठीक है। वही एक लाख, मेरे टाइम पर 1 लाख रुपए लगते थे, ऐसे कुछ मुझे याद है, ठीक है, 1,90,000 रुपये बहुत होते थे यार, 1 लाख रुपए एक आम इंसान के लिए, ठीक है। तो हर कोई तो ट्यूशन नहीं कर पाता था, ठीक है, तो मैंने भी कोई कोचिंग वोचिंग नहीं की थी, रियलिटी तो यही है, ठीक है। बस अपने आप एक बार ट्राई मारा था, हो गया है तो ठीक है, नहीं हो गया तो ठीक है, पर ज़्यादा मुझे इतना उस समय इतना वो नहीं था डेकोरम की नीट और ये, मतलब उस समय बच्चे अपने ऊपर करते थे कि हमें क्या करना है, ठीक है। और 11-12 तक बच्चा समझते, मतलब 12 तक वो रहता था कि यार ये ग्रेजुएशन का बड़ा वो क्रेज था। पर हाँ, हम लोगों ने बस ठीक है एक बार ट्राई मारा, ठीक है, कि यार देते हैं, ट्राई करते हैं, क्योंकि इतना पैसा नहीं था कोचिंग वोचिंग कर सकते हैं। दिमाग में ये होता था कि यार नीट वही निकाल सकता है जो कोचिंग कर सकता है, जो कोचिंग करता है, जो कोचिंग नहीं करता वो नीट नहीं निकाल सकता। तो सरकारी स्कूल में पढ़े हुए लोग हैं हम लोग भी, ठीक है, टोटली गवर्नमेंट कॉलेज के अंदर, ठीक है। तो ट्राई मारा, नहीं निकला तो रुके नहीं, उठा करके बढ़िया तरीके से ग्रेजुएशन किया, पोस्ट पीजी के लिए अप्लाई किया। इंडिया के अंदर बस 20 सीटें होती थी मेडिकल कॉलेज में, एज ए बायोटेक्नोलॉजी, माइक्रोबायोलॉजी, लाइफ साइंस के कोर्सेज होते थे। तो वहाँ जनरल की 10 सीटें थी, उन सीट पे मिल गया, हमने दम लगा करके वहाँ फोड़ा। फिर उधर अपने, ठीक है, CSIR, नेट, गेट, ये सब एग्जाम होते थे, उनको फोड़ा, ICMR, ठीक है, और फिर जाकर के बढ़िया जगह इंस्टीट्यूट से PhD के लिए एनरोल किए। तो उस समय का जो ट्रेंड था, तो मैं तो कह रहा हूँ, इतना लेबर करने वाला, इतना पढ़ाने वाले, मतलब 2022 में कोई कोर्स लॉन्च होते हैं यार, और इस लेवल के कोर्स, पागलपन वाले कोर्स, जिसके अंदर नो डाउट मतलब पागलपन की तरह टीचर लगेगा 100%। बस यही सरप्राइज है बेटा 2023 के लिए कि आपके संग भूखे प्यासे पूरा 100% डेडिकेशन के साथ लगे हैं, चाहे कोरोना आए, चाहे बीमार पड़े, ठीक है, अपना डेडिकेशन नहीं छोड़ेंगे, प्रॉमिस किया है तो हर निभाएंगे, अब तक निभाते आए, बैक 3 इयर्स के अंदर आगे भी निभाते रहेंगे, ठीक है, जो प्रॉमिस किया पूरा निभाएंगे। तो यही सरप्राइज है बेटा, यही गिफ्ट है, ठीक है। बस सोच है अलग अलग, वही चीज पहले भी थी, वही चीज आज है, पहले सोच और अब की सोच में क्या अंतर है मुझे नहीं पता, ठीक है। हम तब भी वही थे, बच्चों से प्यार करते थे, आज भी वही हैं, बच्चों के लिए जान छिड़कने को तैयार हैं, वही सेम कंडीशन। पहले भी डेडिकेशन से दिन और रात काम करते थे, आज भी डेडिकेशन से दिन और रात काम कर रहे हैं, सेम वही चीज। बस लोग हैं इन्फ्लुएंस कर देते हैं, समझ रहे हो ना, भगवान है, ठीक है, भगवान वे बोलेंगे कि भाई ये कुत्ता नहीं गधा है तो गधा है, गधा नहीं कुत्ता है तो कुत्ता है, ठीक है, भगवान जो बोल दें, ठीक है। आप ही लोगों किसी को भी भगवान बना देते हो, किसी को भी कुछ भी बना देते हो, ठीक है, इंसान तो इंसान ही होता है, कोई कुछ नहीं है, बट डेडिकेशन से लोग काम कर रहे हैं। सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है कौन आपके संग ईमानदारी से लगा हुआ है,
ठीक है, मैं किसी के लिए बुराई नहीं करता, ठीक है, बहुत हर टीचर डेडिकेशन से आपके संग लगा हुआ है, पर कभी भी जो सच्चा बच्चा होता है ना, अगर कोई भी टीचर अगर डेडिकेशन से आपके संग लगा हुआ, चाहे कोई भी कितना भी बुरा क्यों ना हो, ठीक है, वो टीचर होता है यार, गुरु होता है, अपना पूरा 100% देता है वो, ठीक है, समझ रहे हो ना। तो बस यही कहूंगा, चीजें वही हैं, अब किस तरीके से कौन किसको रिप्रेजेंट करता है, क्योंकि सिंपल सी बात है, आज की दुनिया के अंदर, मैं खुद ही एक दिन लेक्चर में बोल रहा था, आज की दुनिया में बाबाओं को धंधा बहुत चल रहा है, पता है ना आपको, बाबाओं को धंधा क्यों चल रहा है, देखा होगा ना, सबसे ज्यादा करोड़पति इस समय बाबा हैं, ठीक है, मैं जो उनकी बात नहीं कर रहा जो बहुत धार्मिक है, ठीक है, क्योंकि कभी कभी गेहूं के संग घुन भी, कहते हैं घुन के संग गेहूं भी पिस जाता है, कुछ इस तरीके से टर्म सुना होगा आपने। पर कुछ लोग जो ऐसे आपने आजकल न्यूज पे देखे होंगे, जो आजकल इनके निकल के आ रहे हैं चीजें कि ऐसा हुआ, ये पकड़ा गया, वो पकड़ा गया, ठीक है, इस केस में उस केस में, ये बाबा, आखिर लोग क्यों भाग रहे हैं इन बाबाओं के पीछे, पता है आपको, मतलब लोग क्यों इतनी भीड़ लगी हुई है, कभी सोचा आपने, क्योंकि इंसान का अपने से विश्वास हट चुका है, उसको अपनी सोच पर विश्वास नहीं है, बाबा कह देगा तो सही है, समझ रहे हो ना, क्योंकि वो यहां से कमजोर हो चुका है। जब इंसान यहां से कमजोर होता है ना, यहां से कमजोर होता है, तो ऐसे इंसान को इन्फ्लुएंस बहुत आसानी से किया जा सकता है, ये कुछ लोग बहुत अच्छी तरीके से समझते हैं, बहुत अच्छी तरीके से समझते हैं, ये पूरी एनालिसिस है, समझ रहे हो कि मैक्सिमम लोग यहां से कमजोर हैं, अगर हम ये दिखाएंगे तो वो ये है, और ये दिखाएंगे तो वो ये है, क्योंकि उसकी खुद की सोचने समझने की पावर है ही नहीं, ये रियलिटी है, समझना होगा इस चीज को, बस मैं इतना ही बोलूंगा। थैंक यू, ऑल द बेस्ट, ऑल द बेस्ट फॉर नीट 2023 के लिए, थैंक यू बेटा, ऑल द बेस्ट।